यस Yes, sir. Start. ओके सर यस ओके सर ठीक है। गुड इवनिंग सर आप लोगों को फिर से। अच्छा चलो सर स्टार्ट करते हैं। ओ आईफोन पार्टी चलो नॉर्मल में आ जाओ। बंद करो आईफोन को पॉकेट में और हाथ में पेन कॉपी कुछ होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना चाहिए। मैंने सर गार्डन है क्या घूमने आया है क्या? तो गार्डन में भी जाते हैं आजकल पेन कॉपी लेके पेड़ पौधे का नाम लिखता है। कौन सा बटरफ्लाई देखा तितलिया का गाने गाते हैं। कम से कम तुम लोग भी इतना तो क्या करो। तो सामने बैठे तू मेरा आंख तेरे पे गया है इसलिए तेरे पे बोलूंगा। इसको जो समझना है समझो। अरे, कौन सा एक्ट चल रहा है बोलते हो बिजनेस लॉ में? देख गार्डन में घूमने आने का ही होता है। कौन सा एक्ट चल रहा है सर? नेगोशिएबल क्या क्या होता है? देखो घूमने आता है फिर भी याद है। कम से कम इतना भी क्या कर। क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलो। उस तेरे को पूछा। अभी तो आप जैसे नहीं हो नेगोशिएबल में जो थोड़ा वार्ता करने की सुविधा है जैसे कोई डिस्कशन अभी रिसेंटली हमारा चल रहा है नेगोशिएबल का मतलब नहीं पूछा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब पूछा। इसका मतलब वो गाना बजाने वाला मतलब जो मैं क्लास में जिस तरह का वर्ड यूज करता हूँ वो सब। तीन जो मेन आइटम होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो तीनों आइटम का नाम बता। तीन डॉक्यूमेंट यूज होता है यहाँ पर। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? चेक और चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। इसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में सिर्फ चेक में भाषण दिए थे है ना। पहला क्लास में जो था सिर्फ चेक के रिलेटेड बात हुआ था मैंने कितना तरह का चेक होता है इसका एक आइडिया लिया था। उसके बाद हम लोग प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कैरेक्टरिस्टिक को जाने जहां पर हम लोग पेयर पेई ड्रॉयर ड्रॉई ये सब चीज के बारे में बात की है ना सर। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अभी जो सबसे मॉडर्न पार्ट है मॉडर्न पार्ट इन द सेंस हाँ जो करेंटली सबसे ज्यादा चलता है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक पुराना नाम है जानते हो भाई? हाँ पुराना नाम है मैंने पुराना नाम भारत ही नाम है सर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो इंग्लिश नाम है पता ही चल रहा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ना एक ओल्ड नाम होता है उसको इवन 20-25 साल पहले भी यूज होता था। रुको मैं दिखाता हूँ आपको। उसको बोला जाता था ट्रेड ड्राफ्ट ट्रेड ड्राफ्ट क्या ट्रेड ड्राफ्ट ट्रेड ड्राफ्ट। हाँ लेकिन वो तो इंग्लिश ही हो गया। हम क्या ढूंढ रहे हैं सर? हम ढूंढ रहे हैं पुराना एक हिंदी नाम जो चालू था उसको कहा जाता है हुंडी हुंडी। मैं दिखाता हूँ आपको रुको। ऐसे देखने में होता था ऐसे। व्यापार हाँ व्यापार व्यापार नहीं व्यापार हाँ व्यापार हाँ व्यापार। मसूदा व्यापार मसूदा चलो ऑनलाइन वाले को स्क्रीन शेयर करना। दिखाई दे रहा है सबको? ये मैंने गूगल किया। गूगल में लिखा मैंने हुंडी। क्या लिखा? हुंडी। ठीक है। एक्चुअली ये हुंडी ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है। ये देखो गूगल एआई भी बता रहा है। देयर आर मल्टीपल हुंडी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड इन मेडिवल इंडिया
मेडिवल मैंने किस जमाने का बात हो रहा है? हाँ, मेडिवल मैंने किस एरिया को, कौन से पीरियड को मेडिवल बोलते हैं, जानते हो? मैं तो बांग्ला में इतिहास पढ़ा, आप लोग तो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश इतिहास पढ़े हो। रेनेसा के बाद कौन सा रेनेसा? ये बेसिकली मुगल एरा है, ठीक है, बेसिकली मुगल एरा है। मुगल एरा स्टार्ट हुआ है इंडिया में मोटा मोटी, पावरफुल्ली स्टार्ट हुआ है 1400 के बाद, 1400 1500 में एक्चुअली बाबर आया, उससे पहले आना जाना करता था, ठीक है, लेकिन बाबर आया 1500 में, उसके बाद वो जो पीरियड है ना 1200 से लेके ब्रिटिश आने से पहले तक का जो सिचुएशन, फ्रॉम 1200। शेरशाह किंगडम में। कौन सा किंगडम? शेरशाह शेरशाह, द हाँ, एम्पायर। शेरशाह, हाँ, शेरशाह, हाँ, शेरशाह हुमायूं के ना, बाद सही बाबा है। हुमायूं शेरशाह। शेरशाह बेसिकली मुगल शेरशाह पीरियड के बीच में था, शेरशाह सूरी मुगल पीरियड के बीच में। चलो आप लोगों को बस आइडिया हो गया, मेडिवल इंडिया इसको बोलते हैं, ठीक है। यूज इन ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, इट कैन यूज टू रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर मनी, अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट और IOU, समझ रहे ना, IOU मैंने आपसे उधार लिया, ठीक है, टू बोरो मनी, ठीक है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन ट्रेड ट्रांजैक्शन, इट इज आल्सो नोन एज हुंडी और हुंडी, ठीक है। नाम सुन के घबरा मत जाना, इसका इमेज दिखाता हूँ कैसे होता था, ये देखो, ये आई थिंक मुंबई का है, दिखाता हूँ, ये एक्चुअली पुराना चीजें हैं, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप पढ़ रहे हो ना, ये कोई आज के डेट का चीज नहीं है, बहुत पुराना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आजकल का चीज क्या है, चेक, है ना, ये तो घर घर में होता ही है आजकल, लेकिन ये था पुराना चीज, ये देखो, दिखाई दे रहा है सबको? मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, बॉम्बे प्रोविंस, ठीक है। जब अंग्रेज लोग देश चलाता था उस टाइम पे भी हुंडी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो बॉम्बे प्रोविंस, और एक्चुअली ब्रिटिश जमाने में वो लोग इंडिया को 3-4 प्रोविंस में तोड़ा था, जानते हो ना। एक प्रोविंस जो था बंगाल प्रोविंस, ठीक है, एक था बॉम्बे प्रोविंस, एक था मद्रास प्रोविंस, और एक था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी पाकिस्तान दिल्ली साइड जो है वो पूरा, उत्तर एंड उत्तर पश्चिम पूरा, अप टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान बॉर्डर तक पूरा। पाकिस्तान बोल के कोई कंट्री नहीं। सर, बांग्लादेश का चीफ प्राइम मिनिस्टर भाग गया है, रिसेंट न्यूज है, हाँ लेटेस्ट सर, सुना। डेवलपमेंट। अभी भारत के पास आ रहा है, इंग्लैंड जाने का सोच रहा है, लेकिन इंग्लैंड, खबर मिल रहा है कि इंग्लैंड उसको एंट्री नहीं देगा बोल रहा है। अगर इंग्लैंड एंट्री नहीं देगा, ठीक है, छुपने के लिए जगह क्या होगा, भारत, और कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है मोदी जी उसको रखेगा, बट सिक्योरिटी कंसर्न भारत में पूरा रहेगा, क्योंकि इंडिया इज नॉट सेफ, है ना, बिकॉज बांग्लादेशी एजेंट इधर भी रहता है ना, बहुत ऐसे ही रहता है। ठीक है सर, बहुत सिचुएशंस बहुत नाजुक चलेगा अभी, बांग्लादेश में हालत खराब है, मैंने भारत का हालत भी चिंताजनक होगा, ऑब्वियसली नॉट लाइक बांग्लादेश, ऐसा नहीं होगा, बट एकदम बॉर्डर बन गया चारों तरफ तो वो भारत है, बीच में तो वो है, तो उधर कुछ भी होगा तो इंडिया रेड जोन में है पूरा। स्टॉक मार्केट का भी चिंता हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा, ऑलरेडी चिंता दे दिया स्टॉक मार्केट, बट अगर ऐसा डोमेस्टिक सिचुएशंस खराब होगा, ऐसे इंडिया का सिचुएशंस बिगड़ेगा नहीं, बट अगर पड़ोसी दुखी में, मतलब पड़ोसी का हालत अगर ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम इधर भी होगा। आई डोंट नो सर, मार्केट का क्या होगा, बहुत बिगड़ सकता है। हाँ, क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर क्यों भाग गया? कुछ दिनों से कुछ क्या हो रहा है बांग्लादेश का अपडेट नहीं है तुम लोगों के पास? बांग्लादेश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है রিভল্ট सर হচ্ছে তো এখন, স্টুডেন্ট बांग्लादेश। রিভল্ट। हाँ, मैंने बेसिकली मेन प्रॉब्लम यही हुआ है कि वहाँ का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज शेख हसीना जी, उन्होंने बांग्लादेश के 71 वार के टाइम पे, जब वो लोग पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पे जो भी फैमिलीज उनको मुक्ति योद्धा बोलता है बांग्लादेश में, जो भी फैमिलीज मुक्ति योद्धा के पार्ट थे, उनके लिए 30% रिजर्वेशन रखा था
कितना रिजर्वेशन रखा था? 30%, मैंने जॉब रिजर्वेशन, जो हमारे देश में भी SC ST OBC कोटा नहीं है, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ कोटा, बट नॉट इन केस मैंने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जाति के आधार पे या फिर इसके आधार पे नहीं है। मैंने जो भी बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट मूवमेंट में जो मैंने बेसिकली मुक्ति योद्धा का सपोर्टर था, एक्चुअली दो दो पार्टी था, एक जो प्रो पाकिस्तानी लीग था जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, और एक जो बांग्लादेश को सपोर्ट करता था, बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता था। उसका जो पार्ट है जिसका नाम है मुजीबुर रहमान का पार्टी, उस मुजीबुर रहमान का बेटी है शेख हसीना, ठीक है। तो इन्होंने बार बार जब भी वोट में जीतता था प्रॉमिस करता था अपने लोगों को, अपने लोगों मैंने उनके सपोर्टर्स को, कि हम 30% रिजर्वेशन देंगे जो मुक्ति योद्धा की फैमिली से बिलोंग करेगा। तो अपना प्रॉमिस को लेकर रखा, लेकिन 30% बहुत ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, 30% बहुत ज्यादा ठीक है। तो ये बात दूसरे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे ही बोलना नहीं चाहिए बिकॉज कोई प्रूफ नहीं है, पर फिर भी ऐसा एजम्पशन है, वर्ल्ड वाइड एक एजम्पशन चल रहा है एनालिस्ट का कि ये जो बांग्लादेश में अभी हो रहा है ये कौन करवा रहा है। सर इसमें प्रो इस्लामिक कुछ कंट्रीज है, जैसे कि पाकिस्तान जैसे कंट्री, एक्चुअली उनको बहुत दुख है उसका, बांग्लादेश जब उसके हाथ से गया है ना, ये पाकिस्तान को बहुत दुख है। तो पाकिस्तान सपोर्टेड बहुत सारा लोग बांग्लादेश में आज भी रहते हैं, और वो बेसिकली इस मूवमेंट में, ये जो मूवमेंट बना है शेख हसीना, एंटी शेख हसीना मूवमेंट, इसका वन ऑफ दी मैंने मेन पार्टी है जो बेसिकली ये पूरा प्रॉब्लम को चला रहा है। आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि ये जो 30% रिजर्वेशन था इसको बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने 5% कर दिया, 25% घटा दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लोग 2 दिन के लिए चुप हुआ था, लेकिन क्योंकि आंदोलन क्रिएट किया है और शेख हसीना को हटाने के लिए ये लोग पूरा हाथ धो के पड़ा, अभी फिर से चालू हो गया। अब बोल रहा है कि मैंने बेसिकली जैसे हमारे यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चलता है ना, कि अगर बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस के लोगों को जेल में डाला जाता है, अगर कांग्रेस जेल सत्ता में है तो बीजेपी के लोगों को जेल में डाला जाता है। तो उधर वहां वैसा भी उधर भी है, ठीक है। तो शेख हसीना के पार्टी ने ऑपोजिशन पार्टीज के बहुत सारा लीडर्स को जेल में रखा है, ठीक है, जैसे होता है पॉलिटिकल मैटर्स में, तो उधर भी ऐसा हुआ है। तो अभी उनका जो भी आंदोलन जिस तरह से अभी चला है, उनका कहना है कि भाई यही टाइम है, अपना जो भी लीडर को इन लोगों ने जेल पर डाला है उनको निकालो, मैंने बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर फुल्ली आउट ऑफ कंट्रोल, समझे, हालत पूरा हाथ से बिगड़ गया। आज ये जो लोग झमेला कर रहा है, मैंने इतना प्रॉब्लम, मैंने बेसिकली क्या झमेला नहीं बोलेंगे तो कोई बुरा मान जाएगा, रेवोल्यूशनरी, ठीक है, अच्छा नाम बोलो। ये जो रेवोल्यूशन कर रहा है, ये लोग अभी क्या किया, पीएम के हाउस पे अटैक कर दिया। वैसे हालत में मिलिट्री ने, बांग्लादेश मिलिट्री ने पीएम को, बांग्लादेश पीएम को और उनके बड़ा बेटी आई थिंक उनके साथ रहते हैं, उनको অকুপাই তো করে নিয়েছে, रेस्क्यू करके, हाँ ওদের इसीलिए तो হাউসটা, হাসিনার হাউসটাকে পুরো पूरा অকুপাইড पूरा করে हाउस নিয়েছে। ऑक्यूपाई कर लिया है, फिर वहां से रेस्क्यू करके अभी वो सोच रहा है कि कहीं सेफ स्पेस में जाने का। तो सेफ स्पेस में नहीं, वो लोग सोच रहा था कि लंदन सेफ होगा क्योंकि बांग्लादेशी लोग बहुत लंदन में रहते हैं, तो वहां सेफ हो सकते हैं क्योंकि वहां पर शेख हसीना का सपोर्टर भी बहुत है, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश में सेफ सपोर्टर रहने से तो नहीं होगा, इंग्लैंड गवर्नमेंट को परमिशन देना पड़ेगा, तभी जाके शेख हसीना का एंट्री उधर हो सकता है। खबर ऐसा है कि ब्रिटेन ने परमिशन नहीं दे रहा है, तभी दिल्ली में है, शायद अभी 2-3 दिन दिल्ली में रहेगा, मोदी जी के साथ इनका ऐसे रिश्ता अच्छा है। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट है, चलो ये है बेसिक मुद्दा जो अभी तक हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बता दिया, जानना चाहिए आप लोगों को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लॉ तो चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं बॉम्बे से हिस्ट्री से बांग्लादेश तक पहुंच गया। अभी सिचुएशन ये है, अभी सिचुएशन ये है कि अगर शेख हसीना 2 दिन 3 दिन इंडिया में रहता है, शायद रह जाए, आई डोंट नो, आप लोगों को भी खबर मिलेगा, अपडेट आप लोग रखना क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत चिंताजनक सिचुएशन है। अब ये देखने वाला बात है कि भारत का यहाँ पर स्टैंड पॉइंट क्या होगा। सर इसमें एक चीज आपको मैं बोल के रखूं कि ये भारत के लिए अच्छा है कि बुरा है, ये जो पूरा सिचुएशंस बना है, सर ये भारत के लिए करंट सिचुएशंस बहुत खराब बात है। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम अच्छा बात है। फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू शेख हसीना बेसिकली प्रो इंडियन एक पार्टी है, यानी ये भारत के साथ इनका रिश्ता मजबूत हमेशा रखना चाहता है। पर जो लोग रिवोल्यूशन के नाम पे जो भी कर रहा है बांग्लादेश में, दे आर नॉट प्रो इंडिया, समझ रहे हैं सर। और भारत के बीच में अगर एक एंटी इंडिया मूवमेंट बांग्लादेश के नाम पे रहे, ये इंडिया के लिए कभी भी अच्छा चीज,
और इंडिया एंड इंडिया के आसपास के जितने स्टेट्स एंड कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश के ऊपर साइड में मेघालय, सबसे ज्यादा तो वेस्ट बंगाल एंड आसाम है ना, त्रिपुरा पूरा का पूरा, ठीक है, वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा, आसाम भी पूरा का पूरा, और मेघालय भी, इतना सारा स्टेट का चिंता है, समझे। सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग बांग्लादेश के साथ, तो ये बहुत ही चिंता का बात है। रिसेंटली मोदी जी ने एक प्रोग्राम किया था कि बांग्लादेश के अंदर से ट्रेन जाएगा पूरा त्रिपुरा के अंदर से, ये इन लोगों को सहन नहीं हुआ। ये जो लोग कर रहे हैं ना, इनका मानना है कि बांग्लादेश ने भारत को जगह बेच दिया। अरे भाई, हम लोग देश को एक बहुत बेहतरीन सिचुएशंस में लेके जाना चाहते हैं। जैसे यूरोप में एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री कितना इजीली कनेक्ट करता है, तो ऐसा सिचुएशंस अगर इंडिया भारत पाकिस्तान के सब हो जाए श्रीलंका के साथ, तो फिर हम लोग भी अच्छा बन जाएंगे ना। और ये चाइना जैसा कंट्री भी इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ इन लोगों का मानना है कि भारत दादागिरी कर रहा है। कहाँ दादागिरी कर रहा है? हर चीज के लिए तो आप लोग इधर ही आते हो, दादागिरी कहाँ है? हम मानते हैं कि आप सोवरेन कंट्री हो, मानते हैं, लेकिन आपका सिचुएशंस भी तो देखो। और आप इंडिपेंडेंस कैसे हुए थे? ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग कभी कभी भूल जाते हैं, बट शेख हसीना का पार्टी इसको याद रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चिंताजनक बात है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चिंता है। हाँ, अगर कुछ नहीं होगा तो और क्या होगा, भारत कुछ दूसरा सोचेगा, बट बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा ना बांग्लादेश पे डिपेंड है। बीच में रह गए ना, पूरा नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी टूट जाता है। और ये चक्कर है कि अगर बांग्लादेश के साथ रिश्ता अच्छा ना हो तो कनेक्ट करना दिक्कत हो जाता है। और सिर्फ एक ही कॉरिडोर बचता है, सिलीगुड़ी, और एक 22 किलोमीटर एरिया पूरा एक इतना बड़ा नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए मुश्किल हो सकता है। और उधर चाइना तो पूरा एकदम आंख गड़ा के बैठा है अरुणाचल प्रदेश में। तो स्ट्रेटेजिकली ये इंडिया के लिए अच्छा बात नहीं है। फिर समझ में आ रहा है सर गंभीरता क्या है इसका? इसलिए बांग्लादेश के साथ किसी भी हालत से रिश्ता खराब होना अच्छा नहीं है। अब क्या करेगा धीरे धीरे, अगर शेख हसीना का सरकार, वो तो रिजाइन कर दिया है, अभी मिलिट्री में रहेगा, फिर आगे जाके क्या होगा? अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगा, अगर सब कुछ ठंडा पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा री इलेक्शन करो। अगर शेख हसीना फिर से जीतता है, रिसेंटली ऐसा पाकिस्तान में भी हुआ था, रिसेंटली ऐसा पाकिस्तान में भी हुआ था, अगर शेख हसीना फिर से जीतता है तो शेख हसीना फिर से गवर्नमेंट बनाएगा विद सुप्रीम कोर्ट पर रूल्स एंड बेसिकली आर्मी कंट्रोल में। मैंने समझ में आ रहा है? अगर शेख हसीना फिर से हार जाता है तो फिर जो नया बनेगा वो बनेगा। अब उसके साथ भारत का क्या रिश्ता रिलेशन बनेगा, वो देखने वाला बात है। एक्चुअली शेख हसीना का बहुत दिन से मोनोपोली भी बन चुका है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो लोग चाहता है कि जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में दीदी का जैसे मोनोपोली बना हुआ है ना, तो बांग्लादेश में भी सेम तरह का मोनोपोली बना। मैंने लोगों को ना, मैंने एक तरह का जाने दो यार, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार है एकदम, ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारा चीजें हैं जो इस चीज को भड़का है, लेकिन सबसे बड़ा चीज कर दिया वो 30% रिजर्वेशन। भले ही बांग्लादेश फॉरेन कंट्री हो, पर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है ये इंडिया के लिए फॉरेन मैटर्स नहीं है, ये चीज आप जानो। क्योंकि बांग्लादेश फॉरेन टेरिटरी के अंदर नहीं आता है, उसका जियोग्राफिक लोकेशन पूरा का पूरा भारत के अंदर आता है, समझ रहे सर? इसलिए बहुत चिंता है। तो आप लोग अलर्ट रहना, ठीक है, अलर्ट रहना चाहिए ये सब परिस्थिति में। ऐसा नहीं कि गाना सुन रहे, अरे भाई गाना सुनो, बट परिस्थिति के साथ भी कनेक्ट रहो। काफी सारे लोग ऐसे रिसेंटली मेरे बिल्डिंग में एक से दो लोग बांग्लादेश में जाके कनेक्ट, मैंने उनका बांग्लादेश में पुराना घर था, जाके रहा था, 1.5 महीना 2 महीना फंस गया था, अभी रिसेंटली आया है। मैं सर मिला था, क्या हुआ, सिचुएशन बहुत खराब। मैंने बिना कुछ सोचे समझे, अभी तो ट्रेन वगैरह सब बंद कर दिया। मैं भारत से जो ट्रेन बस चलता है, कोलकाता से बस ट्रेन सब जाता है बांग्लादेश, सब बंद कर दिया टोटली। तो अलर्ट रहे हैं सर, आप लोग अपडेट रहना, मेरे से ज्यादा अपडेट रहना। मैं तो थोड़ा सा ही अपडेट रखता हूँ, लेकिन मैं आपको कोर कारण बताया, दोनों देश का इम्पैक्ट बताया, ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस का मैटर है, आप लोगों को अपडेट रहना चाहिए। भले ही हमारा बिजनेस लॉ का पार्ट नहीं है, पर फिर भी मैंने इसलिए बोला बिकॉज मुझे लगता है ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, लॉ में फोकस करते हैं, नहीं तो बोलेगा क्या हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप का क्लास कर रहे हैं सर, क्या हम लोग यूपीएससी का पढ़ाई कर रहे हैं? एक्चुअली ये यूपीएससी होता ना, अगर ये यूपीएससी का क्लास होता तो फिर आप लोग बोलते सर इसी में बात हो जाए।
क्योंकि यूपीएससी जैसे खान सर या फिर विकास सर जो है ना, दिव्यकीर्ति, जो आईएएस आईपीएस का कोचिंग देते हैं, उन लोगों के लिए अभी बहुत फेमस टॉपिक बन जाएगा। अब देखो 4-5 दिन में यूट्यूब में वीडियो भर जाएगा आईएएस यूपीएससी का, कि बांग्लादेश के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, ये होना चाहिए, घटना घटा है, अब देखो पूरा बने, क्योंकि ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है बहुत। आप लोगों के लिए एग्जाम पर्पज में इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपडेट रहना चाहिए। सबसे बड़ा बात, हम लोग बंगाल में हैं सर, बांग्लादेश हमसे जस्ट, अगर तुम यहाँ से, हम लोग कहाँ है बोले तो नॉर्थ 24 परगना में, यहाँ से अगर तुम ये वाला जो रोड देख रहे हो ना, केष्टपुर थागदाड़ी रोड, इस रोड में चलना सब स्टार्ट करो आज ही, अगर सारा दिन 24 घंटे पे बांग्लादेश बॉर्डर आ जाएगा, मैंने 12 से 14 घंटा अगर बाई साइकिल भी जाओगे पहुंच जाओगे 12-14 घंटा। हार्डली 70 से 60 से 65 किलोमीटर रास्ता है। बीच में एक रिवर आएगा, इछामती बोल के, क्रॉस मत कर लेना। यहाँ से सब्जी वाले लोग सब आते हैं, बोसीराट बोल के एक जगह आता है, ठीक है, बोसीराट से सब सब्जी वाले लोग उधर से ही आता है। तो वो लोग तो ये अपने वो भुटभुटी होता है ना, टॉली वैन वाला टाइप, ठीक है, बट 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 करके, वो तो बांग्लादेश बने, उनका बस बांग्लादेश से बस डिस्टेंस इतना है, बीच में एक रिवर आता है, उस पर बांग्लादेश, इस पर ये, वहीं से सब सारा सब्जी वाले लोग इधर आते हैं। तो यहाँ से बांग्लादेश बहुत पास है, इसलिए मैं बोला ठीक है। এখানে একটা রাস্তার নাম আছে, ওইটা নাকি পুরো বাংলাদেশ অব্দি কানেক্ট হয়েছে। রাস্তাটার নামও হচ্ছে বাংলাদেশে একটা রাস্তার নামে, যে দিয়ে নাম, जेसर रोड, जेसर रोड, যশোর রোড। হ্যাঁ, हाँ जेसर रोड, वो जेसर रोड जो बेसिकली लेक टाउन नागेर बाजार का जो रोड है, लेक टाउन से जो श्याम बाजार से निकल के नागेर बाजार होके तुम लोगों के घर के सामने से निकल रहा है, ठीक है, वो रोड पकड़ के भी जाओगे तो बांग्लादेश पहुंचोगे। लेकिन हाँ, वो रोड बहुत ही लंबा रास्ता है, उसमें जेसोर जाते जाते ढाका पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताया, लोकल रोड, जेसोर रोड से बांग्लादेश को कनेक्ट करता है। एक्चुअली ये जो जेसोर रोड है, ये जीटी रोड का पार्ट है, ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था, जो अफगानिस्तान से स्टार्ट होता है और सीधा बांग्लादेश में जाके खत्म होता है। वर्ल्ड का ऐसा पहला रास्ता जो भारत में इंटरनेशनली बना था, चारों देशों को कनेक्ट किया था, जीटी रोड का पार्ट है। वो जीटी रोड आज हावड़ा में है, तेरे घर के मामा घर के सामने, ठीक है, जो अभी कोई बोलेगा नहीं ग्रांड ट्रंक रोड लोकल रोड से भी छोटा पड़ गया, स्पेशली इन हावड़ा, समझे। और इतिहास नहीं जानेंगे, छोड़ो, मेरे को और मत खींचो। नहीं तो मैं चालू होता हूँ और फिर खत्म नहीं होता है। चलो सर, एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, हम लोगों को मैं क्या दिखा रहा था, हुंडी, ठीक है। ये देखो सर, ये कब का है रे भाई, डेट दिया है कुछ, 1951 का, 1951 का है। ये देखो, मैं आप लोगों को प्रोमिसरी नोट दिखाया था, है ना, प्रोमिसरी नोट, जैसे चेक भी दिखाया, आज चेक के बारे में बहुत कुछ बताना है। ये देखो, 86 days आफ्टर डेट, प्रॉमिस टू पे टू सेठ, क्या नाम है, मंगुमल भगवान दास, मंगुमल भगवान दास, और ऑर्डर दी सम ऑफ रुपीज 2500 ओनली फॉर टू वैल्यू रिसीव्ड इन कैश दिस डे। 86 डेज आफ्टर डेट, माने जिस डेट में बात हो रहा है उसके 86 डेज लेटर, माने 12 अप्रैल 1951 के बाद। ड्यू कब हो रहा है, 10 जुलाई 1951, ठीक है। देखो ब्रोकर, ये देखो के लक्ष्मण दास इंगर, ये देखो लक्ष्मण दास बानान लिखा है, स्पेलिंग देखो, एक्चुअली नाम क्या है, लक्ष्मण, है ना। तो ये ब्रिटिश पीरियड में सब लक्ष्मण लक्ष्मण बोलता है ना हिंदी में, तो हिंदी में लक्ष्मण का बानान देखो, ठीक है, लक्ष्मण दास, ठीक है। गजब है, जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और शायद अभी चलता जाएगा, रहेगा सर, ये सिस्टम बंद नहीं होने वाला है। तो हम लोग लेटेस्ट में ये सब प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिटेल्स पढ़ चुके थे। आज मैं आपको चेक के बारे में, ऐसे तो चेक का टाइप्स के बारे में बातचीत किया, बट चेक रिलेटेड जो डिटेल्स जानना चाहिए, बिकॉज चेक थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, उसके बारे में आपको बताना चाहिए, और एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं चेक रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चेक के बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा जानो कि क्या चीजें इसमें काम होता है, बिकॉज बहुत प्रैक्टिकल है, थोड़ा फोकस करो, धीरे धीरे समझ में आए, ठीक है।
चलो सर आ जाओ, वो बांग्लादेश वगैरह सब कुछ मिनट के लिए भूलो, फिर बाद में देखते हैं। बाद में टीवी दिखा देगा आपको, सारा दिन अभी यूट्यूब टीवी में ही वायरल होगा। अच्छा, check is a bills of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and check in the electronic form. एक्चुअली ये जो मैं चेक का एक इमेज भी यहाँ पर रेडी रखा था, ये जो चेक है ना सर, ये चेक के अंदर ना एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज रहता है जो नॉर्मल में समझ में नहीं आता, बट जब बैंक अपने मशीन में डालते हैं ना चेक क्लियरेंस के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज अगर कंप्यूटर के थ्रू से बाहर निकल के आ जाता है, तो इसलिए उसका नाम होता है ट्रंकेटेड चेक। और वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज अगर एक बार यूज हो जाए क्लियरिंग के टाइम पे, मानो सिंपल बात है, जैसे आप लोगों को मैं हमेशा बोला, जैसे मानो ये अंकित शर्मा के नाम पे एक चेक है, तो अंकित जी ने जरूर माने सॉरी टू पे अंकित शर्मा, माने अंकित शर्मा के नाम पे चेक है, तो कोई ना कोई से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, कोई ना कोई अंकित शर्मा को 37,000 पे कर रहा है। कौन से बैंक का चेक है? HDFC बैंक का चेक है। इधर डेट पुट करना पड़ता है, यहाँ पर अकाउंट नंबर होता है, SB अकाउंट माने सेविंग अकाउंट है, ठीक है। ऑथराइज सिग्नेटरी मैंने जो चेक इशू करेगा उसका सिग्नेचर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट ये चेक जब अगर यहाँ पर दो ऐसे काटा रहेगा तो वो क्या बन जाएगा? अकाउंट पे, क्योंकि कुछ नहीं है और ब्लैंक चेक है पूरा, डेट पुट करो और साइन कर दे तो ये बियरर चेक बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों साइड में माथा में काट के और ऐसे अकाउंट पे ही लिख दे तो ये अकाउंट पे ही चेक हो जाएगा, है ना सर, पढ़ाए थे ना। ना पॉइंट इज, मानो कि मिस्टर एक्स ने ये चेक अंकित को दिया है, ठीक है, तो अंकित अपने अकाउंट में डालेगा, माने अपने बैंक अकाउंट में चेक को जाके क्लियर करेगा। तो जैसे ही अंकित अपने बैंक अकाउंट में इसको क्लियरिंग के लिए देगा ना, तो ये चेक को क्लियर करने के टाइम पे ये ट्रंकेटेड होगा, माने इलेक्ट्रॉनिक इमेज बैंक अकाउंट के मशीन्स पे RBI के साथ कनेक्ट होके ये क्लियर होगा, ताकि ये चेक दोबारा यूज ना हो सके। माने एक बार वो चेक इशू हो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा ना, तो सेकेंड टाइम वो चेक पेमेंट के लिए यूज ना किया जाए। ऐसा तो नहीं तो हो ही सकता है कागज का टुकड़ा है, एक ही चेक को बार बार दे देके, हाँ तुमको चेक दे दिए, तुमको चेक दे दिए, तो फिर पता कैसे चलेगा चेक का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ तो टेक्नोलॉजी होगा ना सर, कुछ तो टेक्नोलॉजी होगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक, या जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट होता है। जैसे ही बैंक अपने सर्वर में डालता है ना इसको मशीन पे, तो RBI सर्वर में सीधा जाता है, कनेक्ट करता है, और RBI सर्वर में जाके ये ट्रंकेटेड हो जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक इमेज एक बार यूज हो गया मैंने चेक का वैलिडिटी खत्म, फिर दोबारा ये चेक और कोई यूज का नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल अपडेट, नहीं तो फिर टोपी पहने बने घुमाने का तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मान तेरे जैसा कोई है ना, तेरे जैसा कोई मेरे को, मानो कि तेरे को हर्ष को पैसा देना है, ठीक है, अब तो एक बार चेक दिया, फिर दोबारा वही चेक किसी तरह से घूम फिर के तूने निकाल लिया, फिर वही चेक दिया, है ना, फिर इसी तरह से तुम बार बार 37,000 दे रहा है, लेकिन 37,000 क्लियर नहीं हो रहा है ना। और बार बार जब पूछा अगर तुमको चेक दिया तो, अरे भाई चेक देखने में कागज का टुकड़ा है, लेकिन इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत है, ठीक है, समझ रहा है सर। तो बस गार्डन में घूम के, हाँ देखो, तो चेक क्या है? चेक मॉडर्न मॉडर्न टाइप का promissory note या bills of exchange है। Check is a bills of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and check in the electronic form। समझ में आया? देखो चेक में क्या रहता है, चेक क्या है? bills of exchange drawn on specified banker payable on demand, drawn on specified banker payable on demand। बैंकर माने बैंक का बात कर रहा है, ठीक है। तो पेबल ऑन डिमांड का क्या मतलब है? यहाँ पर पेबल ऑन डिमांड का क्या मतलब? सर पेबल ऑन डिमांड का मतलब ये होता है इट शुड बी पेबल व्हेनेवर द होल्डर चूजेस टू प्रेजेंट इट टू दी ड्रॉइंग। ड्रॉइंग माने कौन होगा इधर? बैंक, ठीक है, ड्रॉइंग माने कौन होगा? बैंक। तो इट शुड बी पेबल व्हेनेवर द होल्डर, माने जो चेक को होल्ड करेगा, चूजेस टू प्रेजेंट इट टू दी ड्रॉइंग, तो तब वो पेबल ऑन डिमांड होगा। माने बैंक को हम लोग जाके देंगे चेक को, और फिर बैंक हमें उसके बदले में क्या करेगा? पे करेगा। हम चेक जमा किए, मानो जैसे अभी मैं समझा रहा था कि मिस्टर एक्स को
मिस्टर एक्स ने अंकित शर्मा को चेक दिया है ना, टू पे, दिया ना अंकित शर्मा को। तो मिस्टर एक्स जब चेक अंकित शर्मा के नाम पे किया, तो अंकित शर्मा ये चेक जाके बैंक में जमा किया, तो बैंक यहाँ पर चेक का पेमेंट करेगा ना, अंकित शर्मा डायरेक्ट थोड़ी नहीं तो करेगा, सॉरी मिस्टर एक्स थोड़ी करेगा। अंकित शर्मा को पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा, जिस बैंक में ये जमा होगा उसको ड्रॉई बैंक बोलेंगे। क्या बैंक बोलेंगे उसको? ड्रॉई बैंक बोलेंगे। चीजें समझो, फिर बाद में जब थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल यूज करोगे ना चेक रिलेटेड, ठीक है, आ जाएगा सर, मौका चेक का आ ही जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चेक का यूज है, बहुत ज्यादा है आजकल। भले ही मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर का जमाना आ चुका है, लेकिन चेक का यूज बंद नहीं हुआ, समझे सर? एक्सप्रेशन बैंकर, यहाँ पर एक्सप्रेशन जो बैंकर वर्ड यूज किया जा रहा है, बैंकर का क्या मतलब? includes any person acting as a banker and any post office savings. The expression banker includes any person acting as a banker, right? कोई भी पर्सन जो एज ए बैंकर एक्ट कर रहा है, एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक भी इसमें बैंक हो सकता है। आजकल एक सर पोस्ट ऑफिस का ना सेविंग्स बैंक बना है सर। पोस्ट ऑफिस आजकल थोड़ा बैंकिंग सिस्टम में काम करता है, पोस्ट ऑफिस का एटीएम भी है, देखे हो? हाँ, कहाँ देखा? जी सॉल्टेक सर, में मैं है, देखा सिटी सेंटर के पास है, सर। कुछ मेन एरिया वाले में, में भी तो है, डलहौजी के बाद। डलहौजी में है, अलीपुर में है, मैंने काफी कुछ जगह में है सर, इंपॉर्टेंट एरिया में आपको पोस्ट ऑफिस का। सर पोस्ट ऑफिस का कैफे भी है डलहौजी में। पोस्ट ऑफिस कैफे? हाँ, वो एक कैफे तो तीन मैंने जगह नहीं है। देखा, कैफे तो नहीं, मैंने वो नहीं देखा। डलहौजी में जो मेन है ना, मेन उसमें जो है? अभी वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे अच्छा मैं गया था। अच्छा अच्छा, पोस्ट ऑफिस कैफे भी है ठीक है, सस्ता होगा फिर? अरे बहुत सस्ता सर, मोंजिनी उसका फूड पार्टनर है। रीजनेबल कॉस्ट में बेचता होगा, चलो अच्छा है। तो पोस्ट ऑफिस अपने आप को काफी ये किया है, और पोस्ट ऑफिस का जो डेवलपमेंट रहा है ना मॉडर्न डे में, इसमें 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इसमें ज्यादा काम हुआ है। नहीं तो पोस्ट ऑफिस का यूज ना डे बाई डे थोड़ा सा मैंने पुराना हो गया है कॉन्सेप्ट, तो चिट्ठी 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 कॉन्सेप्ट बहुत हो गया। लेकिन पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सिस्टम में बदलने का जो काम ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद थोड़ा सा किया। हाँ, उस लेवल में नहीं लेके जा पाया अभी तक जिस लेवल में लेके जाना चाहिए, बट फिर भी उसको एक मैंने रीएस्टेब्लिश करने का काम किया है। कि नॉर्मली पोस्ट ऑफिस का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते थे कि सिर्फ चिट्ठी रिलेटेड हो, पोस्ट ऑफिस एक पेमेंट बैंक भी हो सकता है। आजकल पोस्ट ऑफिस बैंक से भी बहुत कभी कभी किसी किसी केस में स्पेशल फैसिलिटीज वाला फाइनेंशियल सुविधा देता है। पोस्ट ऑफिस से लोन होता है, पोस्ट ऑफिस में स्कीम्स होते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो बैंक से भी बेहतर सुविधा के साथ रहता है। नेशनल पेंशन स्कीम का चीजें होते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू से भी बहुत काम होता है। और इंटीरियर से इंटीरियर इलाका में, इंटीरियर एरिया माने जो रिमोट एरिया होता है, जो मेन सिटी वगैरह से बहुत दूर, जैसे कोलकाता तो इंटीरियर नहीं है, ये तो एकदम मेन एरिया है सर। यहाँ पर लोगों को इतना अलग सुविधा है, तो वो पोस्ट ऑफिस के बारे में इतना नहीं सोचता है। इवन बड़े शहरों में तो मैं देखा पोस्ट ऑफिस तो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर आप कभी गाँव में जाओगे, इंटीरियर से इंटीरियर गाँव में जाओगे, वहां पर पोस्ट ऑफिस का यूज बहुत लोग करता है। बाद में पोस्ट ऑफिस ही जाता है, क्योंकि वहां पर लोगों के पास टाइम है, पोस्ट ऑफिस थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो वहां पर तुम पोस्ट ऑफिस में लाइन लगाओगे, फॉर्म फिलअप करोगे, फिर जाके आप कोई चीज अमाउंट जमा करोगे, इट्स टेक टाइम। हमारे शहर में लोगों के पास टाइम नहीं है, यहाँ पर जाएंगे फटाफट हो जाना चाहिए, सब एकदम ऑनलाइन में हो जाना चाहिए। हाँ, सब जगह कियोस्क सिस्टम बना रहता है। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है, डिजिटल कॉन्सेप्ट, वो गाँव के लिए बहुत बेहतरीन है। अभी भी बहुत सारा गाँव में पोस्ट ऑफिस का बेहतर से बेहतर सुविधा देखा जाता है। चलो ठीक है। अच्छा, चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बात रहा था कि क्या सर, कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस चीज को समझने के लिए आपको चेक का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को समझना है। तो चेक में क्या होता है? चेक मीन्स चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। चेक कहां से आएगा? कंप्यूटर रिसोर्सेज से उसको जनरेट किया गया है, एंड साइंड इन ए सिक्योर सिस्टम विद डिजिटल सिग्नेचर। चेक के अंदर एक डिजिटल सिग्नेचर कॉन्सेप्ट रहता है, जिसके नाम पे चेक रहता है उसमें डिजिटल सिग्नेचर होता है। जब हम चेक देते हैं ना, सपोज मानो मेरा चेक मैंने आपको दिया, ठीक है, किसी को भी जिसको मेरे से पेमेंट मिलेगा, अब जैसे ही वो चेक जमा होगा, मेरा बैंक के पास जो चेक का साइन है ना, वो चेक के साइन के साथ जो बेसिकली डिजिटली वहां पर साइन किया हुआ है, अगर मेरा साइन उस डिजिटल इमेज के साथ मैच नहीं करता, तो चेक पास नहीं हो, समझे?
इसलिए कई बार देखना बैंक ना ऐसे बोलते हैं, सुनोगे, पापा से पूछना, अगर आप लोग उतना यूज नहीं करते हो, घर के बड़े जरूर करते हैं, लेकिन कई बार पापा से पूछना कि सिग्नेचर मैच ना करने के कारण चेक जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, तब बोलते हैं चेक बाउंस हो गया। सुना है सर ये बात? आप लोग ना जानते होंगे, पापा से पूछिएगा, पापा जरूर बोल देगा आपको। ठीक है, मैंने क्या, घर पे जो भी बड़े हैं यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें मेन रीजंस कई बार बोलते हैं कि सिग्नेचर में प्रॉब्लम था, सिग्नेचर ठीक नहीं था, या सिग्नेचर मैच नहीं किया। ठीक है, जैसे मेरा एक बार ऐसे प्रॉब्लम हुआ था, हाँ आर का मैं बोला था ना, ठीक है, तो मैंने अभी आजकल ऐसे आर लिखता हूँ, बट कभी जब मैं बैंक अकाउंट खोला था उस टाइम में मैं ऐसा आर लिखता था। ठीक है, अब कैसे हो गया पता नहीं, दिन रात एक होते होते कभी आर ऐसे ए आर में बदल गया। ठीक है, मेरे को पता नहीं, फिर बाद में बैंक मेरे को बोला कि आप आर को चेंज करो, नहीं तो फिर उसी के चक्कर में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, या तो पुराना आर में वापस आ जाओ, या फिर नया केवाईसी डालो और उसमें आर को जो करते हो। फिर जब मेरे को बोला ना, तब मैं खुद से याद कर रहा हूँ मैं सच में कौन सा आर लिखता हूँ। ऐसे सिचुएशंस पे कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, फिर मैं ना एक पेन और पेपर मांगा बैंक वाले से, हमें एक बार थोड़े पेन पेपर दे देना, क्योंकि ये सब तो डेली आदत है। ठीक है, तो मैं ना भूल जा रहा हूँ कि क्या करते हैं, फिर मैं एक नेचुरल वे में लिखने हैं, फिर पता चला अच्छा नहीं मैं यही लिखता हूँ, क्योंकि जो नेचुरली आजकल आता है वो बेसिकली एक हैबिट हो जाता है, तुम थोड़ी ना याद करके अपना नाम लिखते हो। हाँ, साइन मिसमैच। ठीक है सर, एक चीज बोलते बोलते याद आया, ये जो नाम लिखने के टाइम पे हम लोग याद नहीं करते ना, नहीं करते ना, आपका नाम, पापा का नाम, माँ का नाम, हाँ, फोन नंबर, याद करते हैं क्या? पापा का नाम भूल जाता है, पापा का नाम भूल जाता है, अपने आप हो जाता है। वेरी गुड सर। ठीक है, दादाजी का नाम, वो याद करना, याद नहीं करना। चलो थोड़ा सा पीछे हो गए। ठीक है मैंने, ये होता ही है ना, धीरे धीरे वो याददाश्त, मैंने बेसिकली मेरे को याद है मेरे दादाजी का नाम। ठीक है, दादाजी का नाम, दादी का नाम, नानी का नाम, नाना का नाम, मुझे पता है, ये जनरेशन तक तो मेरे को सब याद रहता है, क्योंकि बचपन में ना जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप ये ट्रेनिंग देता है। ठीक है, नाम लिखो सबका। ठीक है, तो सबका सबका मैंने फैमिली में जितना है, ठीक है, तो माँ के साइड का और पापा के साइड का, तो मैं क्या करता था, वो पूरा हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए यही तरीका अपना, अपना नाम लिखो, पापा का नाम लिखो, माँ का नाम लिखो, सिस्टर या ब्रदर जो भी है उसका नाम लिखो, फिर दादा दादी, और माँ के साइड में नाना नानी। ठीक है, तो इस तरह से हैबिट बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि ये जो एग्जाम रिलेटेड पर्पस में आप लोग पढ़ाई भूल जाते हो ना, ये जो पढ़ाई आप भूल जाते हो, जैसे अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कल पूछेंगे फिर आप गार्डन के जैसे बिहेव करोगे। ठीक है, तो बेसिकली आप ये बहाना मत मारना, प्लीज, मेरा पॉइंट टू बी नोटेड सर, आप ये बहाना मत मारना कि सर हम भूल जा रहे हैं, हमसे याद नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली एक्सक्यूज है। अगर भूलने का बीमारी होता बंदा अपना नाम भी भूल जाता। क्या समझे? अगर भूलने वाला बीमारी होता तो बंदा अपना नाम भूल जाता, बाप माँ का नाम भूल जाता। तो बेसिकली बीमारी भूलने पे नहीं है, बीमारी कहाँ है? हाँ, माइंड एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है मेरे से पढ़ाई नहीं याद होता है, फिर डॉक्टर के पास मत चले जाना। मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, वो हमेशा बोलता था सर पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, तो उसको एक फ्रेंड ने सजेशन दिया साइकियाट्रिस्ट दिखा। फिर बंदा रोज मेरा क्लास बंक करके साइकियाट्रिस्ट के पास 2-2 घंटे का थेरेपी लेने जाता था। तो साइकियाट्रिस्ट को थेरेपी क्या देता था पता नहीं, पर बदले में उसको गोली देता था, मैंने मेडिसिन देता था। ठीक है, अब ये मेडिसिन लेके बंदा धीरे धीरे उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है। जो माइंड कंट्रोलिंग वाला गोली होता है ना, पता नहीं उसमें क्या साइंस है, बट उसमें अल्टीमेटली आपका माइंड और बर्बाद होगा और उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है। तो धीरे धीरे देखा वो लड़का जो काफी अच्छा हेल्दी था वो कैसे और बिगड़ गया, मैंने इतना मोटा हो गया कम से कम, तो दवाई के कारण या क्या रीजन है आई डोंट नो, बट दिन पे दिन उसका जो नेचुरल जो कॉन्सेप्ट था, काफी फिट और स्मार्ट दिखता था, वहां से पूरा भद्दा हो गया। कैसे हो गया? मैंने बाद में तो मैंने नेचुरल कोई भी एबिलिटी उसके अंदर नहीं थी। मैं उसको बार बार बोला था, जैसे आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ज्ञान देता हूँ, हर बैच में ही आदत होगा, बार बार बोला कि भाई ये सब से चक्कर से निकल, ये सब कुछ नहीं होता,
और पढ़ाई याद नहीं हो रहा है, इसके साथ साइकियाट्रिस्ट का कोई लेना देना नहीं है। तुम नॉर्मल हो, अपने आप को नॉर्मल फील करो, ठीक है। लेकिन लोग फालतू में इसके एबनॉर्मलिटी में लेके जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली जो नहीं है वो बीमारी अब आएगा। एक्चुअली माँ बाप भी कभी कभी बच्चे पे इतना फोर्स करता है कि मानो कि उसका रिजल्ट खराब हो रहा है, बच्चा को लेके डॉक्टर के पास लेके चला जाएगा। देखिए ना, एकदम अच्छा रिजल्ट नहीं कर रहा है, अरे भाई रिजल्ट के साथ डॉक्टर का क्या लेना देना। इसको अब तक 4-5 साइकियाट्रिस्ट के पास भेज ही दिया, इनके पास उसने काम नहीं किया, लेकिन पता नहीं इसका सुबह है आते हैं। बहुत खतरनाक फैक्ट से गुजर रहे हैं। मेरे को ये सब चीज, मैं इतना पर्सनली किसी से मिलता नहीं हूँ इस तरह का, और मिलने से ना एक्चुअली मेरे को बहुत चिढ़ आता है ये सब देखने में। आप समझ रहे हो क्यों चिढ़ आता है? मेरा तो मन करता है कि जो भी पेरेंट्स ऐसे करते हैं वो कोई भी लगे रिश्ते में मेरा दम लगाओ उसके, क्योंकि ये सब कुछ नहीं है। बच्चे के रिजल्ट्स के साथ उसका मैंने पूरा तुम दिमाग का दही बना रहे हो, फिर दही का क्या करेगा पता नहीं, लस्सी बन जाएगा उसका। मैंने पढ़ाई के साथ बंदा पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रुचि कम है थोड़ा, इसलिए याद नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कुछ बनना है तो रुचि बनाना पड़े, सिंपल, ठीक है। और सर पढ़े थे याद नहीं है, आप पढ़े वही थे, गार्डन में घूमने वाला पढ़ाई वाला, तो प्लीज बहाना मत मारना, ठीक है। मारते सर, सब मारते हैं। मैं इसलिए ना पहले बात करता हूँ, होने के बाद में कुछ नहीं बोलता। मानो बच्चा रिजल्ट में फेल हो गया, जैसे अभी मैं आप लोगों को बोला था लास्ट दिन में कि फाउंडेशन में जो बच्चा लोग फेल किया, मैं उनको बोला था एग्जाम मत दे, ठीक है। अब फेल के बाद क्या बोलना है? ज्यादा लोग रोड़ा कब करता है? फेल के बाद। पहले ही बोला था नहीं करना ये। अरे भाई मेरे को जो बोलना है मैं पहले बोलूंगा, बाद में क्यों बोलूं? बाद में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, सर मेहनत कर होगा, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं बाद में। इसलिए मैं जो तबीयत खराब होने से पहले बोलना चाहिए ना, होने के बाद और क्या, वो तो हो गया। कौन सा फॉर्मूला सही है? पहले बोलना चाहिए। फिर भी अगर कोई तबीयत खराब करता है, रिजल्ट खराब करता है, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो सर, बहुत ज्यादा ज्ञान मार रहे हो आज। चेक चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन, समझ गए सर? अच्छा एक चीज और, ये जो सिक्योर सिस्टम है इसको डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम भी कहा जाता है। विद और विदाउट बायोमेट्रिक सिग्नेचर भी हो सकता है। बायोमेट्रिक मैंने समझते हो ना? अरे वो अंगूठा छाप बनाएगा आपको। एक्चुअली हम सब अंगूठा छाप है, जानते हो। पुराने जमाने में सिर्फ वही लोग अंगूठा छाप देता था जो इलिटरेट होता था, लेकिन आजकल हम सबको इलिटरेट है। आधार कार्ड बनाने जाओ, अपना औकात का पता चल जाएगा। राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने जाने से, ठीक है, बैंक में जाने से भी, इवन गैस का कनेक्शन लेने जाने से भी आपका औकात पता चल जाएगा कि आप अंगूठा छाप। सोचो, हाँ, पहले हम लोग अंगूठा छाप वाले को बोलते थे ए चुप रहे अंगूठा छाप, ऐसा करके बोलने का आदत है। अभी तो सब अंगूठा छाप है, क्योंकि सिग्नेचर से ज्यादा अंगूठा छाप का ही वैल्यूएशन है। क्या जमाना आ गया, हाँ। तो बायोमेट्रिक हो या नॉन बायोमेट्रिक, सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम इज कॉल्ड सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। क्रिप्टो करेंसी के पैसा लगाने के बारे में मत सोचो। क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो काइंड ऑफ वही सिस्टम है। ये जो क्रिप्टो करेंसी चलता है ना रे, जिसमें लोग पैसा लगाते हैं, है ना, तो क्रिप्टो करेंसी माने बेसिकली जो पासवर्ड सिक्योर्ड है उसको क्रिप्टो बोलते हैं। तो क्रिप्टो सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज द केस। तो चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इस तरह से होता है, माने ये चेक सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, इसके अंदर काफी सारे डिजिटल पैंतरा किया गया है। समझे सर? So for the purpose of this section, the expression asymmetric crypto system, computer resources, digital signature, electronic form, electronic signature shall have the same meanings. ये सबका एक ही मतलब as per law है। माने ऐसे टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट में सबका अलग मतलब हो सकता है, पर लॉ में ये सभी चीजों को एक ही कैटेगरी में डाला गया है कि अगर कहीं पर लिखा है डिजिटल सिग्नेचर, कहीं पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कहीं पर लिखता है कंप्यूटर रिसोर्सेज, कहीं पर बोलता है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, these all are interchangeably used as per NI Act, ठीक है। और नॉट जस्ट NI Act, NI Act तो बस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको एक्चुअली किस एक्ट के थ्रू से बोला गया?
आईटी एक्ट के थ्रू से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत। सर तू फिर से गार्डन में घूम रहा है, देख मेरे को पता चल गया। नोट डाउन क्यों नहीं करता है पॉइंट को कि कौन सा पॉइंट पढ़ रहा है? देख एक्चुअली मैं तुम लोगों को लिखाने जाऊंगा तो फिर जिंदगी बीत जाएगा, इसलिए मैं लिखाने के चक्कर में नहीं पढ़ता, क्योंकि इतना सारा पॉइंट समझाना है। बट कम से कम आप तो इतना तो कर सकते हो ना कि हम लोग जो जो पॉइंट्स पढ़ रहे पॉइंट तो लिख सकते हो, ताकि घर में जाके खुद से भी एक शॉर्ट नोट्स बना के उसको पढ़ सको कि भाई आज हम लोगों ने ये चीज पढ़ा, सर ने आज ये चीज समझाया, है ना। फिर अपना किताब ओपन करके वहां से पॉइंट जो मिले पढ़ो, फिर मेरे नोट से मिलो, जहां से जो मिले पढ़ो, इस तरह से पढ़ना चाहिए ना। नहीं सिर्फ हर चीज पे गार्डन में घूमना स्टाइल। हाँ सोच रहे सर एक आध दिन आते हैं पढ़ने, उसमें भी आपका चालू हो जाता है। सर अभी हम डेली आ रहे हैं। अच्छा हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। Truncated check means a check which is truncated during a clearing cycle, either by the clearing house or by the bank, whether paying or receiving payment. Immediately on generation of an electronic image for transmissions, substituting the further physical movement of the check in writing. समझे? For the purpose of this section, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है क्लियरिंग हाउस, यहाँ पर बोला ना क्लियरिंग हाउस। अब कोई बोलेगा सर क्लियरिंग हाउस क्या है? घर साफ सफाई करना, या घर से आप लोगों को निकाल देना। घर को साफ करते हैं आप लोग, कचरा हो ना घर के, हाँ ऑलरेडी निकल गए, खुद से ही कचरा बन के निकल गए, अब घर साफ है ना। आप लोग को बोला अच्छा है, हम लोग के माँ बाप के सामने बोलता तो मेरे को अभी निकाल देता घर से, बोले तो आप निकलो यहाँ से, मेरे बच्चा को आप बोलते हो कचरा। हम लोग तो खुद मान गए, चलो यार। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्रेशन क्लियरिंग हाउस का मतलब है क्लियरिंग हाउस मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे कॉन्सेप्ट इज लाइक कि मिस्टर एक्स ने अंकित मेहता को चेक दिया था, सॉरी शर्मा को, शर्मा जी का बेटा है। अच्छा, आजकल शर्मा जी का बेटा बड़ा फेमस है ना, हाँ शर्मा अंकल, शर्मा टी हाउस हाँ हम लोग भी यहाँ पर शर्मा जी का चाय पीने जाते हो। यहाँ पर किसका चाय फेमस चल रहा है आजकल केस्टपुर में? लेकटाउन बांगुर में तो शर्मा टी बहुत चलता है। इधर भी खुला है नहीं, इधर एक चाय का दुकान है, क्या नाम है? ये शर्मा टी है वैसे। हेलो, शर्मा टी से एक है काका टी बोल के बड़ा फेमस है डालहौजी में, काका टी होगा कोई चचा चचा था कोई, ठीक है उसके नाम पे, अभी वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है काका टी हाउस। अच्छा जो भी हो, तो अंकित शर्मा को मिस्टर एक्स ने चेक दिया। अब अंकित शर्मा ने जब मिस्टर एक्स को चेक दिया, सॉरी मिस्टर एक्स ने अंकित को जब चेक दिया, तो ये चेक कैसे क्लियर होगा? क्लियरिंग हाउस के थ्रू से। क्लियरिंग हाउस किसके हाथ में है? रिजर्व बैंक के पास। चाहे कोई भी बैंक का चेक हो सकता है कि किसी का अकाउंट है एसबीआई में, किसी का अकाउंट है, मानो मिस्टर एक्स का अकाउंट एसबीआई में है, मिस्टर वाई का अकाउंट एचडीएफसी में है, तो मिस्टर वाई जिसका एचडीएफसी में अकाउंट है और मिस्टर एक्स जिसका स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो क्या मिस्टर एक्स का एसबीआई वाला चेक मिस्टर वाई के एचडीएफसी अकाउंट में क्लियर हो सकता है? आंसर इज यस। लेकिन ये होना इतना आसान नहीं था, इसके लिए आरबीआई को क्लियरिंग हाउस का काम करना पड़ता है। पूरा बैंकिंग सिस्टम को एक बैंकिंग सिस्टम में बदलना पड़ता है। देश में कम से कम 10-15 नेशनलाइज्ड बैंक है, साथ में एनबीएफसी भी है, ठीक है, एज वेल एज कुछ क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट बैंक है ना, क्या ये बोलिए, प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है। प्राइवेट बैंक में भी काफी सारा नेशनलाइज्ड कॉन्सेप्ट में चलता है। तो इतना सारा बैंकिंग सिस्टम को एक सिस्टम बनाना और आरबीआई वहां पर क्लियरिंग हाउस के हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज। आजकल हो जाता है इजीली, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन इस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए टाइम लगता है। तो यहाँ पर क्लियरिंग हाउस क्या हो गया सर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रहेगा? हाँ सर, ये सब पॉइंट आगे आपको बहुत आएगा, जितना आप लोग पढ़ाई में आगे बढ़ते जाओगे इस तरह का वर्ड देखने से घबराइएगा मत कि भाई कौन सा क्लियरिंग हाउस है। तभी ना एक प्रोफेशनल का नॉलेज तभी ना होता है कि वो हर एक मैंने अननोन कॉन्सेप्ट के बारे में वो जानेगा,
जो नॉर्मल आदमी नहीं जान सकता। ऐसे तो काम बहुत सिंपल है कि एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में जाएगा, फिर दूसरा बैंक उसको क्लियर करेगा आरबीआई के क्लियरिंग हाउस के तौर पे। लेकिन इतना सिंपल भाषा में तो पढ़ाया नहीं जा रहा है। अगर पढ़ाया जाता तो हर किसी को नॉर्मल एक आइडिया मिल जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। और इसी का फायदा में आप लोग अपना प्रोफेशनल हम्म। हाँ, बैंक एक परमिशन देगा। हाँ, अब ये पूरा काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ये पूरा काम करता है इवन डेबिट कार्ड के थ्रू से। जैसे ऐसे होता है, अच्छा पॉइंट बोला, जैसे चेक ही नहीं, इवन आपके पास अगर कोई भी, हाँ जाओ ना सर घूमने जाओ। आज ये आप कुछ भी करे, ये आज सुन रहा है बात मेरे से। फिर बाद में पता चलेगा, बोलेगा माँ का फोन है, आप ऐसे क्यों बोला। अच्छा ठीक है सर। एक्सप्लेनेशन 3, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्सप्रेशन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम आया था ना, कंप्यूटर रिसोर्स, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक शैल बी सेम मीनिंग रेस्पेक्टिवली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू से। बस वही चीज को बोला। तो ट्रांकेटेड चेक माने जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज बन जाता है, उसको क्लियर करता है, उस चीज को बोलते हैं। A combined reading of section 5 tells us that bills of exchange is a negotiable instrument in writing containing an instruction to a third party to pay stated sum of money at a designated future date or on demand। माने या तो एक फ्यूचर डेट होगा या फिर एक डिमांड करेगा कि भाई हमें पेमेंट दो, तो एक डिमांड के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा चेक के थ्रू से। So whereas check is also a bill of exchange but is drawn on a banker and payable on demand। माने बिल्स के केस में क्या होता है, जैसे मानो ये चेक है, बिल्स के केस में क्या था, हम लोग बैंक के पास नॉर्मली नहीं जाते है ना, या प्रोमिसरी नोट के केस में क्या हम लोग उसको सेटलमेंट कर देते हैं। हाँ, बिल के केस में भी बैंक में जाया जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर मैं आपके ऊपर बिल ड्रॉ करता हूं तो हम दोनों बैंक के पास जाएंगे, फिर बिल को डिस्काउंट करना पड़ता है। बिल को डिस्काउंट करने के लिए बैंक के पास जाना पड़ता है, इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट। लेकिन चेक के केस में क्या है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बैंक के थ्रू से है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बैंक के थ्रू से। इसलिए क्या बोलता है कि whereas a check is also bills of exchange but is drawn on a banker and payable on demand। तो जैसे कुछ ऐसे देखने में होता है ना, पे होता है, डेट होता है, आप लोग जानते हो, मैं बार बार इस चीज को दिखाया आप लोग। तो ये चेक का फॉर्मेट है जो ऑलरेडी आप लोगों को मैं बार बार दिखाया। ओरिजिनल चेक भी यहाँ पर ओपन है, सेम टू सेम है, आप चेक कर सकते हो। लेकिन सर अब एक पॉइंट को समझो, पार्टीज टू ए चेक बहुत वाइटल पॉइंट है। एक चेक जब इशू होता है, एक चेक जब मार्केट में इशू होता है तो उसमें कितना पार्टी होता है या हो सकता है। सर इसमें ड्रॉयर होता है, द पर्सन हु ड्रॉज अ चेक दैट इज मेक्स द चेक, माने डेटर, बेसिकली डेटर माने जिसको पेमेंट करना है। डेटर माने कौन, कस्टमर, माने जिनसे मुझे पेमेंट पाना है, ठीक है, माने जो पेमेंट करेगा मुझे, ठीक है, या फिर जो पेमेंट करेगा तो वही हो जाएगा। तो डेटर, हिज लायबिलिटी इज प्राइमरी एंड कंडीशन, उसी का लायबिलिटी प्राइमरी है ना। अगर मैंने किसी को क्रेडिट में कोई चीज सेल किया, अगर मैं किसी को कोई चीज क्रेडिट में किसी को सेल किया तो उनसे मुझे पेमेंट मिलना है, तो वही मुझे पेमेंट करेगा। तो पेमेंट करने के टाइम पे मेरे को अगर चेक पेमेंट करेगा तो वही बन जाएगा ड्रॉयर, है ना, वही बन जाएगा ड्रॉयर। द पर्सन हु ड्रॉज अ चेक दैट इज मेक्स द चेक दैट इज डेटर, हिज लायबिलिटी इज प्राइमरी एंड कंडीशनल। सर ड्रॉई होता है, हाँ हो सकता है, हाँ वही तो बना। ड्रॉई कौन है, द स्पेसिफिक बैंक, द स्पेसिफिक बैंक, तुम जिस बैंक का चेक दे रहे हो या जिस बैंक को तुम बोल रहे हो कि भाई तुम्हारे अकाउंट से पैसा निकाल के इनको पे करो, द स्पेसिफिक बैंक ऑन whom चेक इज ड्रॉ। क्या हुआ, क्या, the specific bank on whom check is drawn, he makes the payment of the check। in case of check drawee is always a banker। इस केस में क्या है, drawee is always a banker। मैंने the specific bank on whom, जैसे मानो सिंपल है ना, मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है, मैं किसी को चेक दे रहा हूँ, तो जिसको मैं चेक दे रहा हूँ तो मेरे स्टेट बैंक को ही ना बोल रहा हूँ कि भाई इनको पेमेंट करना है, आप पेमेंट कर देना। ये जिस भी बैंक में पैसा डालेगा, चेक को डालेगा, उस बैंक में इसको क्लियर कर देना। तो यहाँ पर कौन बन गया, मेरा स्टेट बैंक में अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा स्टेट बैंक यहाँ पर ड्रॉई बैंक हो गया, है ना। द स्पेसिफिक बैंक ऑन होम चेक इज ड्रॉन, ही मेक्स द पेमेंट ऑफ द चेक इन केस चेक ड्रॉई चेक
इन केस ऑफ चेक ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक। ठीक है, जैसे मानो अगर मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है और किसी और का एचडीएफसी में अकाउंट है, तो मेरा स्टेट बैंक ही ना एचडीएफसी को पेमेंट करेगा। मिस्टर एक्स का मानो स्टेट बैंक में अकाउंट है, मिस्टर वाई का मानो एचडीएफसी में अकाउंट है, तो मिस्टर एक्स जब पेमेंट करेगा चेक के थ्रू से, तो अपने एसबीआई को बोल रहे हैं कि भाई मेरे अकाउंट में पैसा है, मिस्टर वाई को देना है, चेक के थ्रू से दे रहा हूँ, वो अपना चेक अपने बैंक में डालेगा, आप इसको क्लियर कर देना। मतलब तो वही होता है। एक्चुअल में क्या होता है, एचडीएफसी फिर स्टेट बैंक को कनेक्ट करेगा, फोन नहीं करता, ये सब ऑटोमेटिकली क्लियरिंग हाउस के पास जाता है, फिर क्लियरिंग हाउस उसको मैच करता है कि मिस्टर एक्स के अकाउंट में 10,000 है, मिस्टर वाई को देना है, चेक इशू किया है, तो फिर वो सेटलमेंट करके दोनों एंट्री को रेडी कर लेता है। ये बैकग्राउंड में बहुत इजीली हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना चाहिए। So drawing in case of a need, when the bill or in any endorsement thereon the name of any person is given in addition to the drawee to be resorted in case of need of such person is called drawing in case of need। मैं समझाता हूँ in case of need कैसे होता है। जैसे मैंने बेसिकली when the bill or in any endorsement, endorsement का मतलब जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं endorsement, endorsement और endorsement एक ही बात है, ये इंटरचेंजेबली यूज होता है सर। इंडोर्समेंट एंड एंडोर्समेंट ये दोनों बात इंटरचेंजेबल यूज होता है, मैंने दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड फॉर बैंकिंग पर्पस यूज द वर्ड इंडोर्समेंट नॉट एंडोर्समेंट। समझे? एक्चुअली एंडोर्समेंट वर्ड दूसरे चीजों में भी देखा जाता है, जैसे मानो कोई ब्रांड को एंडोर्स करता है ना, ब्रांड एंडोर्समेंट बोलते हैं उसको। इंडोर्समेंट का मतलब है कि अप्रूवल देना, इस काइंड की अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा चेक है, मैं तुमको इंडोर्स कर दिया, मानो बियरर चेक है, अकाउंट पे चेक इंडोर्स नहीं हो सकता, पर बियरर चेक तो हो सकता है। अगर बियरर चेक है तो मैं जो तुमको दिया तो चेक तुम उसको यूज कर सकते हो, तो तुमको इंडोर्स हो गया। जैसे बिल्स के केस में होता है, बिल्स के केस में नहीं होता कि मिस्टर एक्स को वाई से पेमेंट पाना है, मिस्टर वाई को जेड से पाना है, तो वो बिल को इंडोर्स कर रहा है और फिर ऑटोमेटिकली पेमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडोर्स होते जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट चेक के केस में भी हो सकता है अगर वो बियरर चेक टाइप का हो तो। ठीक है, तो इंडोर्स माने जब मैं अप्रूवल देता हूं कि हाँ भाई मेरा चेक के थ्रू से तुम भी किसी और को दोगे तो उसको भी पेमेंट माना जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। बट इन ऑफिशियल केस में माने बैंकिंग केस में हम लोग उसको इंडोर्स वर्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंडोर्समेंट। ठीक है, The name of any person is given in addition to the drawee to be resorted in case of need of such person। अच्छा, पेई कौन है? अब देख समझ में आएगा। पेई माने नॉर्मली क्या होता है, जिसको पेमेंट मिलता है, रिसिपिएंट। और पेयर कौन होता है? जो पैसा देता है। द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, द पर्सन नेम्ड इन इंस्ट्रूमेंट माने इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम रहेगा। जैसे यहाँ पर किसका नाम था? अंकित शर्मा का, तो यहाँ पर अंकित शर्मा कौन है? पेई। अगर ये जिसके अकाउंट से जाएगा वो कौन है? पेयर बेसिकली, है ना। अगर मिस्टर एक्स देगा तो मिस्टर एक्स हो जाएगा पेयर। अब इसी चीज को यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करता है। द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, द पर्सन इन हुज फेवर चेक इज इशू। जैसे यहाँ पर अंकित शर्मा के फेवर में है, जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट को पेमेंट करोगे अगर चेक से, या फिर मुझे पेमेंट करोगे चेक से, तो फिर मैं हो जाऊंगा पेई। यस ना। टू whom or to whose order the money is by the instrument माने document directed to be paid is called pay। the pay may be drawer himself or a third party। pay कौन हो सकता है? drawer himself भी हो सकता है और थर्ड पार्टी भी हो सकता है। person who is maker is drawer, अभी तो पूछ रहा था ना। ठीक है, person who is directed to pay is drawee। पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे माने अगर अंकित बोल रहे हैं कि हमें पे करो, तो मैं हो जाऊंगा माने वो हो जाएगा ड्रॉइंग। जो पे करेगा वो होगा ड्रॉयर, ड्रॉयर जो होगा वो मेकर भी होता है। पर्सन इन हुज फेवर इशूड, जिसके फेवर में चेक इशू किया जा रहा है वो है पे। ठीक है, कई बार ऐसे होते हैं कि डायरेक्शन किसी का लेकिन पेमेंट किसी और को जा रहा है, तब ड्रॉई एंड पे अलग हो सकता है, ड्रॉई एंड पे अलग हो सकता है। बट मैक्सिमम केस में ड्रॉई और पेई सेम ही हो जाता है ना। मैक्सिमम केस में ड्रॉई एंड पेई सेम हो जाता है, लेकिन ये अलग हो भी सकता है। ड्रॉई कौन? द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे, माने जो बोल रहे हैं कि हमें पे करो, और पर्सन इन हुज फेवर इज इशू, जिसके फेवर में चेक जा रहा है। ये दोनों फर्क है, एक डायरेक्शन देने वाला
वो उसको पेमेंट ना भी मिल सकता है, किसी और को भी दिया जा सकता है अगर वो इंडोर्समेंट केस हो तो। मैंने मेरे डायरेक्शंस पे मानो तो तुमको तुमको मैं बोल रहा हूँ कि पेमेंट करो, लेकिन तुम कौन हो? ड्रॉयर हो, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल तेरा नाम भूल गया, बोल। अरे बोलना, पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिमाग का थोड़ा सा हो जाता है, तुषार, डोंट माइंड सर, ठीक है। मैं अपना नाम भूल जाता हूँ। मैं मैम को कभी कभी पूछता हूँ मेरा अच्छा नाम क्या है। एक्चुअली तुम लोग नहीं समझोगे, हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं ना, तो सारा दिन जो लोग बहुत ज्यादा बात करके भी करके देखना जिंदगी में एक बार, सारा दिन में 8-10 घंटा कभी बकबक करके देख, तो ये ब्रेन का कुछ हिस्सा ना काम करना बंद कर देता है। फिर कैसे ठीक होता है? नींद लेके, ठीक है। जैसे जो हाथ, जो लोग मेहनती लोग हैं, हम लोग तो मेहनती लोग नहीं है, बैठे बैठे काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं देखना, जो लोग हथौड़ा का काम करते हैं, मैंने बेसिकली मैनुअल काम करते हैं, देखना उनका वो सब एरिया ना स्टीफ हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने के, है ना, पैर में, हाथ में। तो फिर वो लोग भी, उनके लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो नॉर्मल होता है। तो हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो दो एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, एक ब्रेन में क्योंकि सोचना बहुत पड़ता है, और दूसरा है माउथ के अंदर, ये जो अंदर वाला पार्ट है सूख जाता है, समझे। इसलिए मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। जैसे इसको भूलने का बीमारी नहीं बोलते, ठीक है, ये जस्ट टू मच यूज के कारण होता है, ठीक है। आप लोगों को ये भी समझाना पड़ता है कि सर नाम कैसे भूल गया। नाम हम नहीं भूलता मैं किसी का, लेकिन वो बात करते करते आ नहीं रहा है, ठीक है। ब्रेन बहुत शॉर्ट हो जाता है, मैंने शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। वो सिंपल बात है, वो जो मैसेज आता है ना न्यूरॉन से, ठीक है, वो मैसेज पूरा पूरी फ्लो नहीं हो। क्या बात है, क्या खराब है। चलो, बोलता है कि जिंदगी में अगर कुछ खोया नहीं तो पाया क्या। क्या समझा? जिंदगी में अगर कुछ खोया नहीं तो पाया क्या। हम लोग सोचते हैं सारा हर चीज को प्रिजर्व करके रखेंगे, अगर प्रिजर्व करते रहोगे, प्रिजर्व भी नहीं होगा ठीक से, और कुछ मिलेगा भी नहीं। तो जिंदगी में कुछ तो खोना पड़ेगा, कुछ पाने को, ठीक है। चाहे वो ब्रेन हो, नस हो, माथा हो, हाथ हो, पैर हो। इसका मतलब हाथ काटने का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली किसी ना किसी चीज का यूज तो करो, जो यूज करोगे वो डिप्रिशिएट होगा, समझे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम लोग सब सुखेर पायरा, सुखेर पायरा में सब एकदम प्यार से रहे हुए हैं। बस रात को खाना मिल जाए और बिस्तर के कोने में मोबाइल लेके और तकिया लेके सोने को मिल जाए। उसमें जो खुशी है ना, ऐसा खुशी तो, क्या सही ना, सही बोला, देख सच बोला। सर आपको कैसे पता, आपको भी मिलता होगा? अरे हाँ मिलता है, जब सारा दिन के बाद जाते हैं ना, जैसे आजकल माँ आके रहा है, तो खाना पीना उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कुछ महीनों से, ठीक है। तो माँ खाना दे रहा है, खा रहे हैं, खा के सीधा बिस्तर में जाके सो जाते हैं, फिर मोबाइल के सामने रख के रील्स देखते हैं, ठीक है। तो ये सुख पहले नहीं मिल रहा था, कभी नहीं मिलता है नॉर्मली डे टू डे लाइफ में, लेकिन लास्ट कुछ महीनों से वो चीज मिल रहा है। तो मैं फील कर सकता हूँ कि ज्यादा सुख होने से इंसान का क्या हालत होता है, ठीक है। सीधा जाता हूँ, अभी यहाँ पे जाऊंगा, खाऊंगा, खा के सो जाऊंगा, फिर सीधा एकदम बिस्तर का एक कोना पकड़ूंगा, ठीक है, तकिया लगाऊंगा दो, ठीक है। फिर वो जो आराम से स्पाइनल कॉर्ड को जो आराम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर रील्स देखते देखते मोबाइल शायद गिर जाए, आ सुख। नहीं होता है। तो यहाँ पर ड्रॉयर कौन था? तू था, ठीक है। पर्सन हु इज मेकर, पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे कौन था? मैं, ठीक है। मैं डायरेक्शन दे रहा हूं कि मुझे पे मत कर, सीधा हर्ष को कर, ठीक है, सीधा हर्ष को कर, हर्ष ने
हर्ष ज्योति, वो आजकल एक हर्ष भी आता है, हर्षवर्धन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का एक बच्चा है, वो आज नहीं आया, हर्षवर्धन, ठीक है। तो ये है चेक का एक कॉन्सेप्ट। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए चेक, ऐसा तो ये चीज पहले भी मैंने बोला, बट यहाँ पर कुछ एक स्पेशल पॉइंट आपको जानने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द चेक अंडर सेक्शन 6, याद रखिएगा एग्जाम में सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना सेक्शन का लिख के आएगा मार्क्स नहीं मिलेगा, बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, एवरी क्वेश्चन के आंसर में सेक्शन जहां जरूरत है देना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स ट्राई करना सेक्शन देने का, ये आदत बना लो प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने का, प्लीज। समझ में आ रहा है सर? हाँ, पूरा आंसर सही भी हो, देखो नॉर्मली मैं बता देता हूँ, जैसे अगर आप पीएमए फाउंडेशन के एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर सेक्शन उतना जरूरी नहीं है। अगर आप सीएस एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो थोड़ा बहुत जरूरी है, बट नॉट वेरी। लेकिन जैसे ही आप इंटरमीडिएट लेवल का एज वेल एज सीए फाउंडेशन का, यहाँ पर तो सर आप क्या बताऊं मैं, इस बार सीए फाउंडेशन का रिजल्ट देखा ना, ओनली 14%। टू अंडरस्टैंड लेवल क्या जा रहा है, सीए फाउंडेशन एंड एज वेल एज बाकी सभी इंटर एंड फाइनल, ठीक है, मैंने सीए फाइनल, सीए में इंटर फाइनल जो भी है, हर जगह में बहुत वाइटल है। सेक्शन पूरा आंसर सही है पर सेक्शन मेंशन नहीं करेगा मार्क्स काटेगा, इसलिए आदत बनाओ। लेकिन एक चीज, अगर सेक्शन याद नहीं है तो गलत सेक्शन मत देना, वो उल्टा असर करता है। नहीं सर हमने ट्राई तो किया, सेक्शन 6 को 5 तो लिख के आया, तो सेक्शन 6 को 5 लिखेगा तो उन्हें समझ रहे हैं, एक नंबर काटेगा, 2 नंबर काट सकता है, ठीक है। स्पेशली जब प्रूवमेंट का मैटर हो ना, केस स्टडीज क्वेश्चन होता है ना, एक केस दे देगा फिर तुमको पूछता है कि इस केस में ऐसा हुआ था, तो तुम अपने हिसाब से बताओ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो तुमको तो रेलिवेंट सेक्शन को मेंशन करना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ दैट एंड दिस, यहाँ पर ऐसे ऐसे बोला हुआ है, इसीलिए इस केस में ऐसा होना चाहिए। लॉ को लिखने का यही तरीका है कि सेक्शन को रेफर करके ही आंसर लिखना पड़ता है, समझे? इसलिए सेक्शन को याद करने का आदत डालो। फिर से वही बात, अगर याद नहीं हो रहा है माने माइंड एब्सेंट है, बहाना मत मारो कि याद नहीं होता। मैं उस दिन मान लूंगा जिस दिन आप अपना नाम भूल जाओगे। सही सही चीज है ना, लॉजिक सही है ना। अगर भूलने का बीमारी वो बंदेगा तो या तो मेरे जैसा हालत होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, या फिर बदमाशी। तो सेक्शन 6 the check is specified of a bills of exchange, thus it should fulfill all the essential character of bills of exchange। यानी bills of exchange में हम लोग जितना कैरेक्टर पढ़े हैं वो सारा कैरेक्टर चेक के अंदर होता है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। must be drawn on a specified banker and it must be payable on bill। These two additional features distinguish the check from bill। bills of exchange के साथ यही चेक का मेन दो डिफरेंस है, याद रखो। जो बिल्स में पड़े हैं वो सेम टू सेम, जैसे प्रोमिसरी नोट का चीज भी बिल्स को मिला था और बिल्स में थोड़ा सा और हेवीनेस आया था, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जितना मैटर्स है उसके साथ और दो चीज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉन किसके पेपर में होता है, बैंकर के थ्रू से। ड्रॉन मस्ट बी ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, क्योंकि पेमेंट बैंक करते हैं। जैसे हम लोग देखें ना ड्रॉई होता है, जैसे ये वाला केस को देखो, ड्रॉई, जैसे मैं बोलना भूल गया, तूने मेरे को चेक दिया, ठीक है, चेक इज इशूड बाय, मैंने पर्सन हु इज द मेकर इज द ड्रॉयर, जैसे मानो कि फिर से बोल हाँ तुषार, तुषार ने मेरे को चेक दिया, पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे, किसको दिया बोला जा रहा है, बैंक को बोला जा रहा है, नहीं बैंक, ठीक है, बैंक को बोला जा रहा है पे करो, किसको पे करो, मुझे, प्रलय सर को पे करो, ठीक है, समझा? पैसा पाने के टाइम पे खुद को ला दो, है ना, किसी और को क्यों लेने दे। पैसा एक ऐसा चीज है, किसी और के पास जाए तो दुख होता है, सारा अपने पास आए तो मजा ही मजा है। ऐसा कौन बोलता है सर?
उसके पास बहुत है, तेरे पास कम है क्या? मेरा नाम तो बहुत नहीं लिखते सी। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब मैंने बोला था थोड़ा सा, बियरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 13 में बोला गया है, ठीक है। सेक्शन 13 कौन से एक्ट में बोला गया सारा बातें? थैंक यू, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बोला गया, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बियरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ द पेई इज ब्लैंक, पेई का नाम ब्लैंक रहेगा, और where the name of the payee is specified with the words or bearer, or where the last endorsement is blank, such instrument can be negotiated by mere delivery। तो ये जो है ना, ये bearer है, ये देखो यहाँ पर नाम ब्लैंक हो सकता है, और देखो यहाँ पर और bearer लिखा है ना, ठीक है, ठीक है, ये bearer है। तो bearer का मतलब क्या हो गया? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर दी It is the instrument where the name of the payee is blank, or where the name of the payee is specified, the words are bearer, and or where the last endorsement is blank, and such instrument can be negotiated by mere delivery। Order instrument क्या होता है? It is an instrument which is payable to a person or payable to a person or his order or payable to order of a person। ठीक है, मैंने अपने ऑर्डर में या फिर ऑर्डर के बेसिस में किसी और को देना है। और where the last endorsement is in full, such instrument can be negotiated by endorsement and delivery। जैसे यहाँ पर देखो, bearer instrument, name of the payee is blank, name of payee is specified with the words or bearer, the last endorsement क्या होना चाहिए? blank होना चाहिए, negotiated by mere delivery। order instrument कैसा है? payable to a person or payable to a person or his order, payable to order of a person, the last endorsement blank नहीं, full होना चाहिए, negotiated by endorsement and delivery। ठीक है, तो order instrument and bearer instrument ऐसे होते हैं, याद रखिएगा सर, सेक्शन 13 बहुत वाइटल पॉइंट्स। एक होता है सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सर ये क्या चीज है इनलैंड एंड फॉरेन? कभी देखे हो आप लोग इनलैंड लेटर? देखे हो? घर पे जाके माँ पापा को पूछना। एक आता था सर इनलैंड लेटर, मैंने थोड़ा सा यूज करने का मौका मिला हम लोगों के टाइम पे। लेटर मैंने चिट्ठी, चिट्ठी, चिट्ठी आई रे चिट्ठी आई रे। कभी किसी को चिट्ठी लिखे हो? हाँ, बहुत दुख है आप लोगों के दिन में, चिट्ठी नहीं लिखे तो इमोशंस कैसे व्यक्त करोगे? चैट में कोई इमोशंस थोड़ी है, इमोजी है। चैट में इमोशंस नहीं होता, चैट में इमोजी होता है। सर लिखे है कुछ दिन पहले। किसको चिट्ठी लिखा? दर्श ने चिट्ठी लिखा किसको? दोस्त लोग कई सर तीनों गए थे पोस्ट ऑफिस घूमने, ये पुराना सबसे, तो वहां पे लिख दिया, अभी तक आया नहीं लेकिन। अच्छा, मेरे को लगा किसी गर्लफ्रेंड को दिया होगा लव लेटर। और नहीं सर, दोस्त लोग अपने घूमने गए थे, बोला ना कैफे है, पता चला वहाँ पे, मतलब इंडियन पोस्ट ऑफिस का ही कैफे है। आजकल लव लेटर वगैरह होता है? हाँ, पता नहीं, हम लोग के टाइम पे ग्रीटिंग्स कार्ड उठता है, ग्रीटिंग्स कार्ड, ग्रीटिंग्स कार्ड, कार्ड के अंदर लव लेटर, बाप रे बाप। एक लव लेटर ग्रीटिंग्स कार्ड आया था, हम लोग 99 का बात कर रहा हूँ मैं, 5-6 में पढ़ता था आई थिंक, ठीक है, 99 का बात, ठीक है। तो उस टाइम पे कारगिल वॉर हुआ था, तो मैंने एक कारगिल वॉर का ग्रीटिंग्स कार्ड लिया था। मेरा एक दोस्त था उस टाइम पे, किसी को चक्कर लगा रहा था, ठीक है, तो बोला, वो थोड़ा सा था सर, ऐसे होता है ना कोई कोई बच्चा, तो ग्रीटिंग्स कार्ड लिया, उसमें ना ऐसे जैसे ग्रीटिंग्स कार्ड खोला, फिर उसमें आवाज आ रहा है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ठीक है, कितना महंगा, ठीक है, कितना महंगा ग्रीटिंग्स कार्ड होता, कम से कम उस टाइम पे दाम लिया था उस ग्रीटिंग्स कार्ड का 50 रुपीज। अरे वो तो छोड़, मैं था मिशन हॉस्टल में रहता था, रामकृष्ण मिशन के हॉस्टल में रहता था, और मेरा फ्रेंड जो था वो भी मेरे साथ ही रहता था। मैं बोला कि देख, अगर तू ऐसा कर रहा है ना, अगर ये पता चल गया बाई चांस, क्योंकि ये आवाज करता है, ठीक है, सबका नजर आएगा। मैंने जो खरीदा था वो इसके ऊपर था, कारगिल वार के ऊपर था, तो कारगिल में हम लोग जीते थे ना, तो उस टाइम पे निकला था। जैसे आजकल तो कुछ भी होता है यूट्यूब वीडियोस आता है, हम लोग के टाइम पे तो ये सब कुछ सिस्टम नहीं था, तो जो भी होता था उसके कुछ ना कुछ जैसे ग्रीटिंग्स कार्ड ऐसा होता था। तो उसमें कारगिल वार में जैसे वो सेना लोगों ने जीता है ना, उसका पहाड़ बना के फिर बहुत सुंदर कटिंग करके उसको दिया गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने उसको कम से कम 20-25 टका में खरीदा था। उस टाइम पे बहुत होता है सर, 20-25 रुपीज एक 5-6 के बच्चे के पॉकेट में सब बहुत मायने रखता था, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन फिर भी मैंने लिया था। उसने वो वाला आई लव यू वाला ले लिया था, ठीक है।
और जैसे ही खुलता है वैसे करके एक बैकग्राउंड म्यूजिक है और ये सब चल रहा है। मैं बोला तू पकड़ा जाएगा, ठीक है, और सच में पकड़ा। पकड़ा कैसे गया? किसी ने, कोई ना कोई होगा बोल दिया, फिर टीचर्स को पता चला, फिर महाराज को पता चला, और फिर क्या हुआ जानते हो? गार्जियन कॉल। फिर बंदा 1 महीने के लिए सस्पेंड था, फिर बहुत सॉरी बोलना पड़ा गार्जियन को, फिर जाके उसको लिया। एक 5-6 का बच्चा है वो, उसके मन में ये सब कैसे आ सकता है? फिर अभी तो 9-10 में जाएगा, तब जाके क्या करेगा? नाम बदनाम कर देगा रामकृष्ण मिशन का, समझे? फिर देवघर में तो है एक बहुत बड़ा रामकृष्ण मिशन। हाँ, क्या हाल है। मैं बोला कि ये सब नहीं, मत ले मत ले। बॉयज स्कूल। अरे हाँ, मेरा भी बॉयज भी था, लेकिन हम लोग, मेरा जो रामकृष्ण मिशन था उसमें जो स्कूल था, वो स्कूल पहले वो मिशन के लिए ही था, पर बाद में वहां के लोकल लोगों ने डिमांड किया कि लोकल में कोई स्कूल नहीं था, तो बोला कि तो फिर लड़की लोग कहाँ जाएगा? तो फिर मिशन ने बोला कि ठीक है, यहाँ पर लड़की लोग भी पढ़ सकता है। मैंने तो फिर आसपास के गांव के लोग भी वहां पर पढ़ता था, भले ही स्कूल मिशन का था, लेकिन आसपास के लोगों को भी पढ़ने का मौका दिया गया। तब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली बाहर का बच्चा लोग भी आने लगा, और लड़का लड़की वाला कोएड बन गया, और इसके कारण वो ग्रीटिंग्स कार्ड का चक्कर आ गया। अगर पूरा बॉयज होता तो चक्कर ही ना। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है, डिसिप्लिन भी बहुत है। तो इंग्लैंड से मुझे एक्चुअली इंग्लैंड लेटर याद आया था। एक इंग्लैंड लेटर हुआ करता था, वो बेसिकली ना ब्लू कलर का आता था, ठीक है। एक होता था पोस्ट कार्ड, वो शायद अभी भी मिलता है। इंग्लैंड लेटर भी शायद मिल सकता है, आई डोंट नो, बहुत दिन तो आजकल यूज नहीं है इसका। तो इंग्लैंड लेटर का मतलब है कि वो लेटर इंडिया के अंदर ही चलेगा, फॉरेन नहीं भेज सकते, ठीक है। तो वैसा ही इंग्लैंड इंस्ट्रूमेंट माने ए प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक drawn or made in India and made payable in or drawn upon any person resident in India shall be deemed to be an inland instrument। माने बेसिकली जो बिल है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो इंडिया में ही बनना चाहिए, माने ड्रॉ भी इंडिया में होगा और पेमेंट भी इंडिया में। कुछ एग्जांपल्स हैं सर, ये कोई बात है? ऐसा कौन पढ़ते हैं? ए प्रोमिसरी नोट मेड इन कोलकाता पेबल इन मुंबई। मुंबई कहाँ है? देश के बाहर। हाँ, देश के बाहर ही ना मुंबई, बांग्लादेश में आता है। बिल ड्रॉन इन वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? पाकिस्तान में है? नहीं, पाकिस्तान में वाराणसी। A bill drawn in Varanasi on a person resident in जोधपुर। जोधपुर कहाँ आता है? जोधपुर, जोधपुर कौन से स्टेट का पार्ट है? चलो मजाक नहीं, सच में बोलो। राजस्थान। इसे ब्लू सिटी कहा जाता है। जोधपुर का और एक खासियत है, ऐसे तो ब्लू सिटी कहा जाता है, लेकिन इसका और एक खासियत है, नोन एज सिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हर 5 घर में एक सीए मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इट इज नोन एज सिटी ऑफ सीए। इतना पॉपुलर है वहां पर चार्टर्ड का पढ़ाई। ऐसे लोग पढ़ने नहीं जाते उधर, लेकिन वहां के फैमिली से कोई ना कोई होता है जो सीए बनता ही बनता है। मारवाड़ीज में ऐसे ही बहुत पॉपुलर है सीए का पढ़ाई, क्योंकि बिजनेस संभालने में दे आर रियली वेरी एक्सलेंट। लेकिन जोधपुर उस पर काफी स्पेशल जगह रखता है, समझा? A bill drawn in Varanasi on a person resident in Jodhpur, although it is stated to be payable in Singapore। पैसा कहाँ पेमेंट होगा? सिंगापुर में। बिल कहाँ ड्रॉ हुआ? वाराणसी में। पर्सन कहाँ का है? रेसिडेंट कहाँ का है? जोधपुर का, लेकिन कहाँ पेबल होगा? सिंगापुर में, ठीक है। ये भी इनलैंड है। रेसिडेंट ऑफ आगरा ड्रू दैट इज मेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन आगरा, किसके ऊपर बनाया? बी के ऊपर। अब मर्चेंट इन न्यूयॉर्क, आगरा का बंदा बिल ड्रॉ किया कहाँ का? मर्चेंट के ऊपर, न्यूयॉर्क। एंड बी मैंने न्यूयॉर्क वाला बंदा एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पेबल इन दिल्ली। इट इज एन इनलैंड बिल। ड्रॉ इंडिया में हुआ, पेबल भी इंडिया में हो रहा है। In this case, the bill of exchange were drawn in India and also payable in India. A resident of Mumbai drew a bills of exchange in Mumbai on B, a marching in Mathura। कहाँ आता है मथुरा? अफगानिस्तान में। कौन से यूपी। स्टेट में? कौन से स्टेट में आता है?
यूपी। थैंक यू सर। मथुरा किसके लिए जाने जाते हैं? कृष्ण भगवान का क्या है मथुरा में? जन्म स्थान। हाँ, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। The resident of Mumbai drew up bills of exchange in Mumbai on B, a merchant in Mathura, and B accepted the bills of exchange as payable in London. It is also an inland bill of exchange. In this case, the bill of exchange was drawn in India on a person resident in India. It is immaterial that the amount is payable in. बात समझ में आ रहा है सर? हाँ, मैंने यहाँ पर बेसिकली कहना यह चाहता है कि अगर उसका ड्रॉ यहाँ पर हो रहा है और पेमेंट इंडिया में हो रहा है तो ऐसे केसेस में हम उसको इनलैंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे इस केस में क्या हुआ, रेसिडेंट ऑफ मुंबई ड्रू अप बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन मुंबई ऑन बी, अ मर्चेंट इन मथुरा, एंड बी एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड पेबल इन लंदन। एक्सेप्ट इंडिया में हुआ है बट पेमेंट कहाँ हो रहा है? लंदन में। इट इज ऑल्सो एन इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। इन दिस केस द बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ड्रॉन इन इंडिया ऑन ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ड्रॉन भी इंडिया में हुआ और जिसके ऊपर बनाया गया है वो भी इंडिया का है। इट इज इमेटेरियल दैट पेबल इज लंदन। ये इमेटेरियल फैक्ट है कि पेबल लंदन में हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स इनलैंड इवन इफ इट हैज बीन एंडोर्स्ड इन अ फॉरेन कंट्री। भले ही वो फॉरेन कंट्री में एंडोर्स कर रहे हो, मैंने किसी और को तुम एंडोर्स के लिए भेज दो कि भाई ये बिल एंडोर्स कर दिया, फॉरेन चला गया, लेकिन उसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही कहा जाएगा। इफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेंशन्ड इन द अबव टू एग्जांपल्स आर एंडोर्स्ड इन फ्रांस, ये जो ऊपर में जो एग्जांपल्स हुआ है ना, अगर ये फ्रांस में एंडोर्स होता दे विल रिमेन इनलैंड बिल्स। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। समरी क्या निकला इतना एग्जांपल्स का? प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन एंड मेड पेबल। पीएन माने प्रॉमिसरी नोट, बीओई माने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सी माने चेक। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों ही होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का तीन हीरो, हीरो हीरोइन जो भी बोलो। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ड्रॉन और मेड इन इंडिया है, ड्रॉन और मेड इन इंडिया है, पेबल इन इंडिया है, और ड्रॉन आपको ने पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। समरी क्या निकला कि पेबल इन इंडिया है या फिर ड्रॉन आपको ने पर्सन मतलब जिसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है वो बंदा इंडिया में, भले ही पेबल फॉरेन में, लेकिन बंदा अगर इंडिया का है, रेसिडेंट अगर इंडिया का है, तो उसे हम लोग क्या इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज वन व्हिच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। पहला बात है, इन अदर वर्ड्स इस तरह से समझ सकते हो, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक ड्रॉन और मेड आउटसाइड इंडिया। किस पे कर रहे हो? रेसिडेंट ऑफ पर्सन ऑन होम ड्रॉन एंड प्लेस और मेड पेबल ऑन ए पर्सन रेसिडेंट इन और आउटसाइड इंडिया, प्लस मेड पेबल इन इंडिया। माने जिसके ऊपर तुम बना रहे हो वो बाहर है, द पर्सन ऑफ रेसिडेंट इन और आउटसाइड इंडिया प्लस मेड पेबल इन इंडिया। या फिर एक्चुअली क्या है कि ये ड्रॉ कहां पर हुआ है? भारत के बाहर हुआ है। भले ही तुम भारत के किसी को पेमेंट करो या भारत के बाहर वाले किसी को पेमेंट करो, ड्रॉ कहां हुआ है? भारत के बाहर हुआ। से फॉर एग्जांपल कोई बिल ड्रॉ हुआ है सिंगापुर में, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, सिंगापुर भारत के बाहर आता है ना? हाँ सर, सिंगापुर नहीं है, सिंगापुर। एक सिंगापुर होता है, सिंगापुर वाले शनि जी महाराष्ट्र में आता है, जानते हो? ये शनि भगवान मानते हैं ना बहुत लोग। हाँ, अरे जिसको शनि लग जाता है उसका जिंदगी में सब बर्बाद हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो शनि भगवान जो है एज पर हिंदू गॉड्स की जो कॉन्सेप्ट है उसमें शनि भगवान, उसका एक शनि जी का सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता है सिंगापुर में। ठीक है, ये सिंगापुर है, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में, सिंगापुर वाले शनि। और हम लोग किसका बात कर रहे हैं? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। ठीक है, पूर्व मत बोलो, क्या बोलो? आर आर साइलेंट रहेगा, सिंगापुर, तब जाके वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंगापुर ही है। हाँ? क्या सिंगापुर ही था ना? एक्चुअली ये साउथ ईस्ट एशिया में जितना कंट्रीज हैं सभी जगह में एक्चुअली हिंदू कॉन्टेक्स्ट में ही सब कुछ था। ठीक है, लेकिन बाद में बहुत सारा चीज चेंज हुआ इसके कारण, जैसे इंडोनेशिया, व्हाई द नेम इज इंडोनेशिया? बाद में नाम पड़ा इंडोनेशिया, एक्चुअली इंडियंस का एशिया, इसलिए नाम है इंडोनेशिया।
और तुम अगर अभी भी जाओगे ना, वो लोग आज भी अपना गॉड अपने नोट्स के ऊपर गणेश जी का इमेज रखता है। भले ही वो लोग इस्लाम फॉलो करता है, लेकिन दे ऑलवेज फील कि दे आर एंसेस्टर ऑफ हिंदूज। और ये उठते बैठते इवन आज भी इंडोनेशिया के नेशनल रेडियो में रामायण होता है। स्टैचू तो है ही, आज भी रामायण होता है। हमारे यहाँ पर नहीं होता है, बंद हो गया है सो कॉल्ड लिबरलाइजेशन के कारण, लिबरल, ठीक है। लेकिन वहां पर आज भी रामायण होता है, लेकिन दे आर मुस्लिम्स। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है। ये सो कॉल्ड पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम का पहरेदार मानता है, इनसे भी ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में रहते हैं, समझे। लेकिन वो लोग आज भी फील करते हैं कि उनका एंसेस्टर हिंदू थे, या हिंदू का जो भी कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट है, वो आज भी मानते हैं। सरस्वती पूजा करते हैं। सरस्वती भगवान का स्टैचू है इंडोनेशिया में, अगर कभी जाओगे बहुत जगह में मिलेगा। नाम कुछ और हो सकता है। एक जापान का एक गॉड है, उनका नाम है क्या, बाइजेंटीन ऐसा कुछ नाम है, वो भी सरस्वती भगवान है, जो हम लोग पूजा करते हैं ना क्लास में, सरस्वती पूजा। दिखाऊंगा कभी, सरस्वती पूजा में आना। दुनिया के और किस किस कंट्री में सरस्वती पूजा होता है, क्या नाम है, सब समझ उस दिन बातें करता भाषण भाषण चलता है, क्लास नहीं चलता। चलो छोड़ो, ये सब कुछ फैक्ट्स के साथ। ऐसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक हिंदू टेम्पल है, वो आपको मिल जाएगा, बहुत पुराना है, कम से कम 2000-3000 साल पुराना है। अंकोर वट है। अंकोर वट आ जाता है आपका कंबोडिया में। मैंने वो कंबोडिया इन द सेंस थाईलैंड के साइड में होगा, थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच में। विष्णु भगवान का टेम्पल है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल। वो सब नया बना है, ये सब अलग दूसरा चीज है, ठीक है। नहीं, वो हो सकता है, आजकल बहुत जगह में बहुत कुछ लार्जेस्ट बन रहा है, बट आजकल का लार्जेस्ट जो है ये तो कंपटीशन हो गया, कौन बड़ा चल रहा है। बट हिस्ट्री जो है वो एक्चुअली बहुत सारा चीज बताता है। चलो मैं यहाँ पर कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको फैक्ट्स बताया। इवन इंडोनेशिया में इवन जो राजा होते हैं ना, वहां पर जो किंग होते हैं, उनका भी नाम के टाइटल में वो एक रामा यूज करता है। द किंग रामा 1, रामा 2, रामा 3, मैंने राम जी को ही वो लोग डिनोट करते हैं। मैं फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ, चेक करो आप। बट दे आर मुस्लिम्स। उनका जिंदगी का डेली का जो रिचुअल्स है इस्लाम फॉलो होता है, बट जस्ट चेक द नेम्स। अच्छा, एक्चुअली लड़ाई हो सकता है, लेकिन जो सच्चाई है या जो रूट है वो कैसे तुम इग्नोर कर सकते हो। हाँ, आम के पेड़ में आम ही होगा, तो आम का जड़ तो आम से ही जुड़ा रहेगा ना। भले ही तुम कुछ भी उसमें उगा दो, कॉलम बना के उसमें लीची उगा दो। हाँ, आम के पेड़ में कुछ भी उगा सकते हो, आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, लेकिन जड़ को कैसे तुम हिला सकते हो, जड़ तो रहेगा। हाँ, क्या नहीं, नहीं मैं किसी को रोस्ट नहीं करूँ, मैं जड़ बता रहा हूँ, जो इंडोनेशियंस का लोग करते हैं मैं वो बता रहा हूँ। मैं अपना बात नहीं किया, भारतवासी का बात नहीं किया, मैं इंडोनेशियंस का बात किया कि वो लोग क्या करते हैं। वो लोग अपना जड़ को नहीं भूलता है, यही चीज। मैं ऐसा कंट्रोवर्शियल बात में मैं नहीं फंसना चाहता, किसी के मतलब फेथ पे मैं बात नहीं करता। सबका फेथ सही है, जब तक इंसानियत है हर फेथ सही है। जब इंसानियत पे सवाल उठेगा सब फेथ बेकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, है ना। इंसानियत के बाहर जाके जब हम लोग कुछ भी करते हैं ना, सो कॉल्ड धर्म के नाम पे, उससे बर्बाद अधर्म और कुछ नहीं होता। जहां पर ह्यूमैनिटीज तो तुम छोड़ देते हो और सिर्फ धर्म के नाम पे अपना झंडा लहराते हो, वो सबसे गंदा चीज, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा लोग अगर अपने आप को बड़ा हिंदू भी बोले मैं नहीं मानता, बड़ा मुस्लिम बोले मैं नहीं मानता। नहीं हो, अगर तुम होते तो ऐसा नहीं कर। ये रोस्ट हुआ किसी का। अरे मेरे को ध्रुव राठी के पीछे पड़ना भी नहीं है। मुझे ऐसा इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने का कोई शौक नहीं, ऊपर से भारत में रह के, वो तो बाहर रहता है। अच्छा, फॉरेन बिल्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कहाँ ड्रॉ होगा, आउटसाइड इंडिया, इसीलिए फॉरेन है। भले ही वो तुम इंडियंस के किसी के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो,
मैंने पेमेंट कर रहे हो, मेड पेबल इन इंडिया कर रहे हो, ऑन ए पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया और पेबल आउटसाइड इंडिया, ऑन ए पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया प्लस पेबल आउटसाइड इंडिया, कुछ भी हो जाए, these all are foreign bills. Facts is drawn कहां पर हुआ है, याद रहेगा? हाँ, भूलोगे तो नहीं ना? तभी भूल सकते हो जब गार्डन में घूमते हो। अच्छा, लाइबिलिटी ऑफ मेकर ड्रॉयर ऑफ फॉरेन बिल, यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है। In the absence of a contract to the country, the liability of the maker or drawer of a foreign promissory note or bills of exchange or check is regulated in all essential matters by the law of the place where they made the instrument and respective liabilities of the acceptor and endorser by the law of the place where the instrument is made payable. Section 134 समझाता हूँ, सुनो, बहुत वाइटल पॉइंट में जा रहे हैं। जितना पॉइंट और जाते आते जाएंगे ना, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ता जाएगा। A bills of exchange is drawn by A. A कहाँ रहता है? इन बर्कले। बर्कले कहाँ होता है भाई? इंडिया में। कहाँ है बर्कले? देवघर के पास। यूएसए में है बर्कले या यूके में है? यूरोप में है? चेक करो सर, चेक करके बताओ। आई एम ऑल्सो नॉट कंफर्म बट 90% कंफर्मेशन मेरे को यूके लगता है। आई थिंक इंग्लैंड में होगा बर्कले। प्लीज चेक इट एंड कंफर्म मी। यूएस में है बर्कले? कैलिफोर्निया में है? अच्छा ठीक है। ऑनलाइन में कोई एक बोला यूएस में, ऑनलाइन में कोई बोला मुझे यूएस में। हाँ, कंट्री का नहीं है, नहीं, बर्कले कंट्री का नाम नहीं है, ये सिटी का नाम। इसने स्टेट का नाम बताया, मैंने कंट्री का। अच्छा अच्छा। Bills of exchange is drawn by A in Berkeley where the rate of interest is 15%. ध्यान से सुनना। हाँ, a bills of exchange is drawn by A in Berkeley where the rate of interest is 15% and accepted by B payable in Washington where the rate of interest is 6%. अच्छा, वाशिंगटन भी तो अमेरिका में ही आता है। The bill is endorsed in India. बिल कहां पर endorsed किया गया? इंडिया में। and is dishonored, माने पेमेंट क्लियर नहीं हुआ। and action on the bill is brought against B in India. अब B के अगेंस्ट में, क्योंकि बिल पेमेंट करने का बात था, पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन बिल का ड्रॉ कहां हुआ था? बर्कले में। एक्सेप्टेंस कहां हुआ था? वाशिंगटन में। लेकिन इंडोर्स कहां हुआ था? इंडिया में। The bill is brought against B. Sorry, the action on the bill is brought against B in India. He is liable to pay interest at the rate of 6% only. But if A is charged as drawer, he is liable to pay interest at 15%. माने कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा काम कर रहा है। ऐसे तो दोनों कंट्री फॉरेन में, माने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए इन बर्कले where the rate of interest is 15% and accepted by B payable in Washington where the rate of interest is 6%. तो एक्सेप्टेंस कहां हुआ है? वाशिंगटन। ठीक है। द बिल इज इंडोर्स इन इंडिया। अब बिल एक्सेप्ट करने के बाद उसको इंडोर्स किया गया है इंडिया में, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। अब इंडियन कोर्ट में जब उसके अगेंस्ट में केस हो रहा है तो उसके ऊपर 15% का चार्ज लगेगा कि 6% का चार्ज लगेगा? तो रूल कहता है is liable to pay interest at the rate of 6% only, but if A is charged as drawer, अगर यहाँ पर A को ड्रॉयर बनाया जाता, ठीक है, तो he is liable to pay interest at 15%। समझे? यानी कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का काम कर रहा है। ये जो बोला था लाइबिलिटी ऑफ मेकर और ड्रॉयर ऑफ बिल्स, फॉरेन बिल, इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री, अगर कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कंट्री में नहीं है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर और ड्रॉयर ऑफ ए फॉरेन प्रोमिसरी नोट or bills of exchange or check is regulated in all essential matters by the law of the place where he made the instrument, जहां पर इंस्ट्रूमेंट बना है, and the respective liabilities of the acceptor and endorser by the law of the place where the endorsement is made payable. जैसे इस केस में मेड पेबल तो कहां हो रहा था? इंडिया में हो रहा था, क्योंकि इंडोर्स हो गया। तो जब इंडियन कोर्ट उसको देखेगा तो बेसिकली वो देखेगा कि लास्ट एक्सेप्टेंस कहां हुआ था। ठीक है, तो लास्ट एक्सेप्टेंस अगर वाशिंगटन में है तो वाशिंगटन वाला रेट जो है वही रेट पे वो यहाँ पर चार्ज करेगा। लेकिन अगर उसको ड्रॉयर के अगेंस्ट में चार्ज करता तो फिर बर्कले वाला रेट उस पर लगाया जाता। ठीक है।
देखो इस चीज को यहाँ पर और समझाया, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। आज थोड़ा हेवी लग रहा है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते पढ़ते, क्योंकि काफी सारे एडवांस पार्ट में आ गए हम लोग बोलते बोलते। ड्रॉन और मेड इन इंडिया, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अच्छा मेड पेबल इन ड्रॉन अपॉन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड पेबल इन इंडिया। माने फॉरेन इंस्ट्रूमेंट व्हेन बीओई और पी प्रोमिसरी इज नॉट ड्रॉन इन इंडिया, माने सॉरी ये वर्ड सर, माने जब ये इंडिया में ड्रॉ नहीं होगा, इंडिया में मेड नहीं होगा, या पेबल मेड पेबल इन इंडिया नहीं होगा, तो उसको हम लोग फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बोल देंगे। ये समरी माने एज ए समरी याद रखने का कॉन्सेप्ट है कि आपको कैसे आप दोनों चीज को अलग करोगे कि व्हाट इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और व्हाट इज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। फिर और एक चीज बहुत पूछता है, ये भी एग्जाम में बहुत देता है, इनकोहेट और एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इनकोहेट और एम्बिगस। इनकोहेट क्या होता है? इट मींस एन इंस्ट्रूमेंट, ये एग्जाम में बहुत आता है, इट मींस एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज इनकम्प्लीट इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। जब कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, the drawer, the maker, acceptor, endorser of a negotiable instrument may sign and deliver the instrument to another person in his capacity, leaving the instrument either wholly blank or having written on in the word incomplete. या तो blank है या फिर उसमें कोई incomplete word लिखा है। Such an instrument is called an inchoate instrument, and this gives an power to its holder to make it complete by writing any amount either with limits specified therein or within the limit specified by the stamp affixed on it। यानी उसको कंप्लीट करने के लिए कोई अमाउंट डालो क्योंकि वो ब्लैंक है। तो जो इनकम्प्लीट हालत में होते हैं उसे नॉर्मली इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस रूल ऑफ एन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल। इस चीज को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल कहा जाता है। ठीक है, क्या याद रहेगा? प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल। एस्टोपेल वर्ड का अगर मतलब ऐसे इंग्लिश में कहा जाए तो कुछ ऐसा मतलब निकल सकता है सर, ये लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत जगह में आपको देखने को मिल सकता है। देखो क्या बोलते हैं एस्टोपेल क्या है? द टर्म एस्टोपेल रेफर्स टू ए लीगल प्रिंसिपल दैट प्रिवेंट्स समवन फ्रॉम आर्गुइंग समथिंग और asserting a right that contradicts what they previously said or agreed to by law। माने जो बात तुमने पहले कर दिया तुम उस बात को बाद में चेंज नहीं कर सकते। माने मानो ऐसे कोर्ट में क्या होता है ना, किसी चीज पे तुमने गवाही दिया, पहले बोला हाँ बोला, फिर बाद में तुम उसी हाँ से मुकर के ना बोल, सेम पॉइंट पे। तो एक ही चीज पे एक बार हाँ एक बार ना कैसे हो सकता है? या तो हाँ होगा या तो ना होगा। ठीक है, या तो तुमने साइन किया या तो तुमने साइन नहीं किया। लेकिन एक बार हमने साइन किया एक बार हमने साइन नहीं किया, तो ये क्या हो जा रहा है? The term estoppel refers to a legal principle that prevents someone from arguing something or asserting a right that contradicts what they previously said or agreed by the law। माने पहले अगर तुम किसी चीज को एग्री किए थे तो बाद में तुम इस चीज से मुकर नहीं सकते। Put simply, estoppel prevents one person from contradicting an acting statement from the past। याद रहेगा, ये वर्ड बार बार आता है, इसलिए थोड़ा डिटेल्स में इजी लैंग्वेज में गूगल करके बता दिए। ठीक है, समझ में आया? तो जो भी लैंग्वेज ऐसे प्रॉब्लम करेगा ना, प्लीज उसको सिंप्लीफाई करना, गूगल बाबा का यूज कर लेना। गूगल बाबा अपने आप को बनाया ही है, इसीलिए प्लीज यूज इट। रील्स में बहुत टाइम बर्बाद करते हो, कम किया करो। लाइबिलिटी ऑन ड्रॉइंग इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर दे, क्या लाइबिलिटी है? द पर्सन साइनिंग एंड डिलीवरिंग द इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट इज लायबल बोथ टू ए होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। However, there is a difference in their respective rights. The holder money, such an instrument cannot recover the amount in excess of the amount intended to be paid by the signer. The holder in due course can, however, recover any amount on such instrument provided it is covered by the stamp affixed on the instrument. Stamp माने कई बार ना पेमेंट करने के टाइम पे वो स्टैंप होता है, जिसको माने क्या बोलते हैं, इसको रेवेन्यू स्टैंप बोलते हैं। तो स्टैंप का अमाउंट अगर मानो जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसे स्टैंप था ना, इस तरह का देख रहे हैं सर, ऐसे स्टैंप फिक्स होते हैं। ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो इस तरह का, तो उसमें स्टैंप कई बार फिक्स किया जाता है कि भाई ये इतना अमाउंट का स्टैंप लगा के मैं पेमेंट कर रहा हूँ, 2000 का 5000 का 10,000 का सरकारी स्टैंप लगा के। तो वही चीज बोल रही है कि अगर उसमें कोई स्टैंप एफिक्स है उससे ज्यादा अमाउंट का पेमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट रीड्स एज वेयर वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स टू अनदर a paper stamped in accordance with the law relating to negotiable instrument then in force in India and either wholly blank or having written thereon an incomplete negotiable instrument। अगर incomplete है मैंने वो लिख दिया कि incomplete है या फिर blank छोड़ा है,
तो हम उसको क्या बोल देंगे, इनपुट। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है फॉर क्लैरिटी, a person signed a blank acceptance on a bills of exchange। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जैसे कि पता है आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मैं समझ सकता हूँ कि गार्डन का घूमने का टाइम खत्म हो रहा है, इम्पेशेंट हो रहा है बहुत दिल में, बट और 5 मिनट सर। ठीक है, गार्डन अभी बंद हो जाए, ठीक है, टाइम हो गया है। ए पर्सन साइंड ए ब्लैंक एक्सेप्टेंस on a bills of exchange and kept it in his drawer। ठीक है, a person signed a blank acceptance of a bills of exchange, मैंने accept करके ना अपने ड्रॉयर में रख दिया। the bill was stolen by X। ठीक है, बिल को X ने चोरी कर लिया and he filled it up for ₹20,000। उसने अपने वहां पर 20,000 टका लिख के and negotiated it to an innocent person for value, और किसी के साथ 20,000 का कोई negotiable कर लिया कि भाई चलो तुमको 20,000 पे कर। ठीक है, it was held that the signer of the blank acceptance was not liable to the holder in due course because he never delivered the instrument intended to used as a negotiable instrument। मैंने कॉन्सेप्ट इज लाइक कि मानो कि तुषार ने एक चेक में साइन करके ब्लैंक रख के अपने ड्रायर में रख दिया, और मैं तुषार के फार्म में काम करता हूं और मैंने उसको चोरी कर लिया। मैं तेरे को भी चोर बना सकता था, पर मेरा दिल कितना बड़ा है। वाह वाह, है ना, खुद को चोर बनाया, अच्छा है ना सर। अब मैं चोर बन गया तो तेरे ड्रायर पे जो चेक था वो चेक लेके मैं किसको दिया, गौरव को दे दिया। ठीक है, गौरव के साथ मैं कुछ नेगोशिएबल करके दे दिया पेमेंट करने के लिए। बेसिकली पेमेंट तेरे अकाउंट से ही निकलेगा, बट क्या तू लायबल है गौरव को पेमेंट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर करेंटली चेक किसके पास है, हु इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स, गौरव, है ना। वही बात कर रहे हैं, a person, मैंने यहाँ पर तुषार signed a blank statement on a bills of exchange and kept it in his drawer। the bill was stolen by प्रलय sir। ठीक है, and he filled it up for ₹20,000 and negotiated it to an innocent person for value। गौरव को देखने में ऐसे इनोसेंट है ना, देख दूध पीता बच्ची, अच्छा होता है इनोसेंस रखना। it was held that the signer to the blank acceptance was not liable to the holder in due course because he never delivered the instrument intended to be used as negotiable instrument। वो तो किसी को डिलीवर नहीं किया। Further, as a conditions of liability, the signer as a maker, drawer or endorser and acceptor must deliver the instrument to another। in the absence of delivery, the signer is not liable। Furthermore, the papers so signed and delivered must be stamped in the accordance with the law prevalent at the time of signing and on delivering, otherwise the signer is not stopped from showing that the instrument was filled without his authority। समझे, नहीं तो तुम इसको रोक नहीं पाओगे, तुमने साइन कर दिया ना, रोक नहीं पाओगे। तो बेसिकली कहना यह चाहता है, पेपर्स आर साइंड एंड डिलीवर्ड मस्ट बी स्टैम्प्ड, उसमें स्टैम्प होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द लॉ प्रिवेलेंट एट दैट टाइम, साइनिंग एंड ऑन डिलीवरिंग, अदरवाइज द साइनर इज नॉट स्टॉप फ्रॉम शोइंग। मैंने बेसिकली तुमने साइन कर दिया, इसका मतलब तुमने हाँ बोल दिया, फिर बाद में तुम ना नहीं कर सकते, तो फिर वो स्टॉपेज लग जाएगा। इसलिए बी केयरफुल, चेक वगैरह यूज करने के लिए ये सब चीज को बहुत ध्यान से करना चाहिए, समझे, समझ में आ रहे हैं ना। कोहेट माने इनकोहेट क्या चीज होता है, बेसिकली वो ब्लैंक रख देता है लेकिन फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसको रख लेता है अपने ड्रायर में, फिर वो चोरी करके किसी ने ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट में कुछ लिख के कंप्लीट करके किसी और को एंडोर्स कर दिया, ऑब्वियसली फ्रॉड है। तो अगर तुम प्रूव कर सकते हो तो फिर ये पेमेंट नहीं करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। लेकिन अगर ये तुम्हारे हाथ से निकल गया और बेसिकली उसमें स्टैम्प वगैरह सब लग गया, तो फिर ये किसी और को पेमेंट हो जाएगा। सपोज 20,000 किसी और को देना है, हाँ हाँ हाँ, एक होता है, अगर तुम बैंक में, आजकल सुविधा हो गया, बैंक को कॉल कर दो मेरा चेक चोरी हो गया है, फिर बैंक को कॉल कर देने से बैंक चुप हो जाएगा। तो यही है एक्चुअली बैंक जो भी करता है इसी के बेसिस में ही करता है। चेक रिलेटेड, बिल्स रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर है, ठीक है सर। एक बार गो थ्रू करना, डाउट लगे तो मुझे पूछना। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, घर पे एक बार देखना, जैसे इनकोहेट पढ़ा ना वैसा एक, हाँ, बंद करने का मतलब मैं समझ गया सर, बहुत हुआ। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट मे बी constituted either as a promissory note or bills of exchange, the holder may at his election treat it as either and the instrument shall be
देन फॉरवर्ड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन इसको समझा दूंगा आपको, ठीक है। मैं समझ गया आप लोग और समझने के हालत में नहीं हो, क्योंकि सीरियसली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जितना समय के जाता है ना, वो थोड़ा डेप्थ में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जितना थोड़ा बहुत चीजें बाकी हैं विद एग्जांपल्स पढ़ा दूंगा आप लोग, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सेक्शंस है और एक क्लास लगेगा, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पूरा ग्रिप आ जाएगा। फिर एक टेस्ट लेंगे सर, बोल दूंगा, ठीक है। रेडी रहो सर, टेस्ट के लिए फिर से अलग से नहीं बोलूंगा कि टेस्ट है, जो भी हुआ है उसी के बेसिस, या तो नेगोशिएबल या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, ऐसा कुछ भी। थैंक यू सर, बाय। अबे सर गुड नाइट अच्छा सर, ठीक है, बाय सर, गुड नाइट, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर, बाय सर। बाय सर। वासिम खोला है सर।